हेलो कमांडर्स, वेलकम टू SCPS क्लासेस ऑनलाइन। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? और ये गर्मी तो डे बाई डे बढ़ते ही जा रहा है, ठीक है ना। तो गर्मी हो चाहे कोरोना, पढ़ना तो है ना। चलिए हम लोग आज आगे बढ़ेंगे बाबू लेक्चर 4 से, ठीक है ना। तो आगे बढ़ेंगे आज लेक्चर 4 से, लेकिन उससे पहले हम एक बार क्विक रिव्यू कर देते हैं कल क्या पढ़े थे और कल क्या होमवर्क दिए थे, ठीक है ना। चलिए कल का पहले देखिए, हम कल कुछ आप लोग को होमवर्क दिए थे, ठीक है। पहले उसका आंसर आपको बता देते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन था आपका कि वॉचमैन ऑफ जीनोम किसको कहा जाता है, ठीक है। जीनोम का वॉचमैन कौन है, तो बाबू हम आपको बताए थे P53 जो प्रोटीन है वो क्या होता है, आपका जीनोम का वॉचमैन कहलाता है ना। मतलब कि देखिए वॉचमैन ऑफ जीनोम कहने का मतलब क्या है, ये उन सेल को पहचानता है जो सेल खराब हो गया है, ये उन सेल को पहचानता है इसका डीएनए में फॉल्ट आ गया है, ठीक है। उसको ये पहचान के, और देखिए याद रखिएगा P53 सेल को मारता नहीं है, P53 सेल को मारने को अप्रिशिएट करता है, सेल को बोलता है कि तुम मर जाओ, ठीक है ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन है आपका कि सेल साइकिल और सेल इंजन किसको कहते हैं, ठीक है। तो आपको याद होगा CDK और साइक्लिन, है ना। मतलब ये क्या है आपका साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस और साइक्लिन, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है आपका कि चेक पॉइंट हम लोग किसको कहते हैं, ठीक है। तो आपको हम बताए थे एक G1 से M के बीच में होता है और एक M से G2 के बीच में होता है ना। उसके बाद फिर ट्यूबुलिन प्रोटीन कहाँ बनता है बाबू, तो ट्यूबुलिन प्रोटीन आपका G2 फेज में बनता है ना। उसके बाद आपका डीएनए एप्लीकेशन कहाँ होता है, तो डीएनए एप्लीकेशन आपका S फेज में होता है। और अंतिम क्वेश्चन है कि सेंट्रोसोम कहाँ डुप्लीकेट करता है, तो वो अपने आप को S फेज में डुप्लीकेट करता है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन आपको हम कल दिए थे, तो इसके आंसर आप लोग हमको दिए थे और सही दिए थे, ठीक है। लेकिन फिर भी हम बता दिए एक बार, ठीक है। चलिए तो बाबू आज हम लोग आगे बढ़ेंगे लेक्चर 4 से, ठीक है। लेकिन उससे पहले देखिए हम लोग लेक्चर 4 से आगे बढ़ेंगे, उससे पहले हम एक कुछ रिव्यू करेंगे, फिर एक होमवर्क देंगे आपका आज का, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखिए हम ये बोल रहे थे कि कल हम लोग क्या पढ़े थे, देखिए कल हम लोग क्या पढ़े उसके हम लोग 2 मिनट बात करते हैं, उससे पहले अपना होमवर्क ले, ठीक है। देखिए आज हम जो होमवर्क देंगे आपको वो थोड़ा पहला जो क्वेश्चन का होमवर्क जो क्वेश्चन रहेगा वो थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है ना। और पूछा गया है, अभी आज हम जो भी क्वेश्चन आपको वो देंगे वो सबका सब पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। पहला क्वेश्चन, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या समझिएगा, ठीक है। क्वेश्चन आपका ये है, ठीक है ना। एक 2n सेल है, क्या है, एक 2n सेल है, ठीक है। मतलब 2n मतलब क्या होगा, एक डिप्लॉयड सेल है ना। 2n सेल है, एक डिप्लॉयड सेल है, उसमें क्रोमोसोम का संख्या है 32, क्या है, क्रोमोसोम का संख्या 32 है, ठीक है। और डीएनए है, डीएनए का जो अमाउंट है, डीएनए का जो अमाउंट है वो है आपका 60 पिकोग्राम, ठीक है ना, 60 पिकोग्राम। क्या बोल रहे हैं हम कि एक 2na सेल है जो एक डिप्लॉयड सेल है, इसमें 32 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, मतलब n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें देखिए ये दोनों का ध्यान रखिएगा, 32 नंबर ऑफ क्रोमोसोम और 60 क्या है, 60 पिकोग्राम क्या है आपका डीएनए, ठीक है। तो आपको याद, और देखिए ये आपका G1 फेज का बात हम बता रहे हैं, यानी कि एक सेल है, ठीक है। उस सेल में G1 फेज में क्या है कि एक 2n सेल है, उसका G1 फेज में क्या है, 32 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, 60 अमाउंट पिकोग्राम है, ठीक है। तो आपको बताना है कि जब यही सेल क्या होगा, G2 फेज में जाएगा, ठीक है। जब G2 फेज में जाएगा तो क्रोमोसोम का क्या संख्या होगा और डीएनए का क्या अमाउंट होगा। बस कुछ नहीं बाबू, थोड़ा दिमाग लगाना और कुछ नहीं क्वेश्चन में, ठीक है। हम यही बोले हैं कि एक 2n सेल है, ठीक है, मतलब एक डिप्लॉयड सेल है, इसमें क्रोमोसोम का संख्या 32 है, ठीक है। और डीएनए का अमाउंट कितना है, 60 पिकोग्राम, ठीक है। तो आपको बताना है कि G2 फेज में इसमें क्रोमोसोम और डीएनए का अमाउंट क्या होगा, ठीक है। फिर आपको बताना है, दूसरा क्वेश्चन है आपका, आपको बताना है कि, ठीक है, थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट चेक पॉइंट, ठीक है, 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट चेक पॉइंट आपको बताना है। फिर आपको बताना है कि प्राइम स्टेज, क्या बोले, प्राइम स्टेज मतलब क्या होता है ये आपको बताना है, ठीक है। फिर आपको बताना है कि चौथा क्वेश्चन आपको बताना है कि प्रोफेज, सुने क्या बोल रहे हैं, प्रोफेज के या फिर ऐसा प्रोफेज के किस फेज में, या फिर प्रोफेज में, ठीक है। कब आपको क्रोमोसोम का आपको डायड देखने को मिलता है, ठीक है। मतलब अर्ली फेज में, मिडिल फेज में, लेट फेज में, किस फेज में आपको डायड कहने का मतलब क्या है कि क्रोमोसोम कब स्प्लिट करता है, क्या बोले हम, क्रोमोसोम कब स्प्लिट करता है ये आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद फिर आपको बताना है कि जो क्रोमोसोम स्प्लिट करता है, यानी कि जो आपका क्रोमोसोम का जो प्रो फेज में जो क्रोमोसोम का कॉइलिंग होता है, क्या बोल रहे हैं कि प्रो फेज में जो क्रोमोसोम का कॉइलिंग होता है, ठीक है, वो किस तरह का कॉइलिंग होता है,
व्हाट टाइप ऑफ कॉइलिंग इज सीन इन प्रोफेज, ठीक है। तो पैरानेमिक कॉइलिंग होता है, फिर प्लेक्टोनेमिक कॉइलिंग होता है, ये आपको बताना है। क्लियर, ठीक है। ये कुछ 5 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि एक सेल है, एक डिप्लॉयड सेल है, उसमें क्रोमोसोम का संख्या 32 है, डीएनए का अमाउंट 60, ये डीएनए का अमाउंट है, ठीक है ना, ये डीएनए का अमाउंट है। डीएनए का अमाउंट कितना है, 60 पिकोग्राम है, ठीक है। और G2 फेज में, अब ये सेल G1 फेज में है, जब G2 फेज में जाएगा तो क्रोमोसोम और डीएनए का संख्या क्या होगा, फिर आपको बताना है कि 3 मोस्ट इंपोर्टेंट चेक पॉइंट क्या होता है, फिर आपको बताना है कि स्पैम स्पेस किसको कहते हैं, फिर आपको बताना है कि प्रो फेज में कब क्रोमोसोम स्प्लिट करता है, मतलब हमको मोनोड से डायड कब देखने को मिलता है, ठीक है। फिर किस तरह के कॉइलिंग हमको देखने को मिलता है आपके प्रो फेज में, ठीक है। चलिए, ये तो आपका होमवर्क हो गया, ठीक है। हम देखिए सबका आंसर फिर कल बताएंगे, लेकिन आप लोग भी दिमाग लगाइएगा, ठीक है। और सारा क्वेश्चन वो आसान है, कुछ क्वेश्चन में है नहीं, ठीक है ना। चलिए, तो देखिए आज शुरू करते हैं हम लोग लेक्चर 4 से। किससे, लेक्चर 4, ठीक है। अब देखिए लेक्चर 4 जो है, गर्मी कुछ अधिक है इसलिए पानी भी प्यास कुछ अधिक लग रहा है, ठीक है। देखिए क्या बोले हम, देखिए हम लोग एक बार शुरू से रिकॉल करते हैं कि हम लोग पढ़े क्या अभी तक, ठीक है। देखिए हम लोग इंटरफेस को पढ़े ना, जिसमें क्या होता है, सेल अपने आप को ग्रोथ करता है, उसमें G1 फेज होता है, S फेज होता है और G2 फेज होता है, हम लोग ये देखें, समझ में आया। उसके बाद फिर हम लोग पढ़े, फिर हम लोग कहाँ पे आए, तो मियोटिक फेज में आए। कहाँ है, मियोटिक फेज में। इसमें हम लोग क्या देखें कि इसमें प्रोफेज को हम लोग देख चुके हैं, है ना। फिर इसमें क्या होता है, मेटाफेज होता है, फिर इसमें क्या होता है, एनाफेज होता है, फिर इसमें क्या होता है, टीलोफेज होता है ना। क्या बोले हम कि मियोटिक फेज में क्या होता है, तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, ये 4 फेज होता है। तो हम लोग कल बाबू हम लोग प्रोफेज को देख चुके थे, है ना। प्रोफेज में क्या देखे थे कि अर्ली प्रोफेज को देखे थे, मिडिल प्रोफेज को देखे थे और टीलो प्रोफेज को, सॉरी लेट प्रोफेज को देखे थे, है ना। हम लोग लेट प्रोफेज को क्या कहते हैं, प्रो मेटाफेज भी कहते हैं। मतलब देखिए सिंपल सी बात ये हुआ कि, और देखिए प्रोफेज में कल क्या हुआ था, कल प्रोफेज में क्या हुआ था, तो क्रोमेटिन रेटिकुलम था वो क्या हुआ था, जो गुथा हुआ था वो खुला था, खुल के कंडेंस किया था प्रोफेज में, कुछ अधिक अमाउंट में वो कंडेंस किया, तो क्या हुआ, क्रोमोसोम स्प्लिट किया था, है ना। उसके बाद क्या देखे हम कि न्यूक्लियस यानी कि जो सेंट्रियोल्स था वो दो अपोजिट पोल में आना शुरू हो गए थे, मतलब न्यूक्लियर जो आपका न्यूक्लियस स्पिंडल फाइबर है वो बनना शुरू हो गया था। एक्चुअली पूरा बना नहीं था, बनना शुरू हो गया था। हम लोग प्रोफेज में यहाँ तक कहानी खत्म किए थे, ठीक है। तो आज बहु बारी किसका है, तो आज बारी आपका मेटाफेज का, एनाफेज का और टीलोफेज का। इसमें क्या होता है, ठीक है। अब देखिए क्या है कि समझिए क्या बोल रहे हैं हम। देखिए पहले कहानी को सुन लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्या लिखा हम लोग उसको पढ़ेंगे, ठीक है। हम लोग एनसीईआरटी को भी देखेंगे, एनसीईआरटी क्या लिखा हुआ, तो हम लोग बियॉन्ड द टॉप एनसीईआरटी भी जाएंगे, ठीक है। देखिए क्या बोल रहे हैं हम कि देखिए सुनिए, पहले कहानी सुन लीजिए, बड़ा आज का क्लास बहुत ज़्यादा टफ नहीं, बहुत ज़्यादा आसान क्लास है, ठीक है। तो टफ तो खैर कभी नहीं होता है। देखिए मेटाफेज, ठीक है, क्या है आपका मेटाफेज, है ना। फिर क्या आएगा आपका एनाफेज, फिर क्या आएगा आपका टीलोफेज। देखिए मेटाफेज में क्या होगा कि जो न्यूक्लियर स्पिंडल फाइबर, सुनिए क्या बोल रहे हैं, जो न्यूक्लियर स्पिंडल फाइबर जो है, ठीक है ना, वो फाइबर जो है वो क्या होगा, अपने आप को पूरा डेवलप कर लेगा, अपने आप को पूरा डेवलप कर लेगा। इसमें और क्या होगा, तो जो क्रोमोसोम है वो क्या होगा, इक्वेटर पे अरेंज होना शुरू हो जाएगा, इसमें ये होगा। एनाफेज में क्या होगा कि जो क्रोमोसोम इक्वेटर पे अरेंज हुआ है, क्या बोले कि एनाफेज में क्या होगा कि जो इक्वेटर आपका जो क्रोमोसोम इक्वेटर पे अरेंज हुआ है वो क्या होगा, अपने आप को खींचना शुरू कर देगा दोनों अपोजिट पोल पे, ठीक है। और टीलोफेज में क्या होगा, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाएगा। यही तो आज को देखना है, यही तो है आज का कहानी, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं मेटाफेज, ठीक है। तो दिक्कत यहाँ तक समझ में आ गया ना। चलिए मतलब देखिए सिंपल सी बात है कि प्रोफेज में क्या हुआ है, न्यूक्लियस स्पिंडल फाइबर बनना शुरू हो गया है ना। इस फेज में क्या होगा, टोटली बन जाएगा। फिर क्या होगा, फिर जो न्यूक्लियस स्पिंडल फाइबर उसके बीच में क्या होगा, क्रोमोसोम अपने आप को अरेंज कर लेगा, है ना। देखिए क्या लिखा हुआ है, पढ़ते हैं। मेटाफेज इट टेक अराउंड 1% टाइम ऑफ टोटल सेल साइकिल। मतलब जो मेटाफेज है, मेटाफेज में क्या देखिए आपका सेल साइकिल में हम लोग क्या देख रहे हैं, अभी हम लोग देख रहे हैं बाबू मेटाफेज, क्या देख रहे हैं,
क्या बोले हम कि आपके सेल साइकिल में पूरा का पूरा सेल साइकिल में जितना हमारे सपोज कीजिए कि अगर 24 आवर का समय लगता है, यानी कि आपके सेल साइकिल में जितना समय लगता है, पूरे सेल साइकिल में जितना समय लगता है, उसमें से 1%, उसमें से क्या होता है 1% समय जो है वो क्या होता है मेटाफेज लेता है। क्या बोले हम कि आपके सेल साइकिल में जितना समय लगता है उसमें से 1% समय क्या होता है आपका मेटाफेज लेता है। ठीक है, दूसरा बात, इट इज कैरेक्टराइज बाय द कंप्लीट फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस। देखिए अब देखिए प्रोफेज में हम क्या बोले कि प्रोफेज में हम लोग क्या देखे थे, प्रोफेज में हम लोग देखे थे कि जो आपका न्यूक्लियर स्प्लिंडल एपार्टस जो बनना शुरू हुआ था, ठीक है ना, वो मेटाफेज में क्या होगा। देखिए अब देखिए एनसीईआरटी पहले ही कहा था कि इन सबके बीच में, यानी कि जो आपका जो फेज होता है, जो सेल डिवीजन का जो फेज होता है, उस फेज में कहीं भी आप मतलब कोई 100% कट ऑफ लाइन को नहीं ले सकते हैं। बस आप ये जान सकते हैं कि जान सकते हैं कि देखिए अब आपसे कोई पूछे कि प्रोफेज कब खत्म हुआ, मेटाफेज कब शुरू हुआ, एनाफेज कब शुरू हुआ, टीलोफेज कब शुरू हुआ, तो प्रोफेज कब खत्म हुआ, जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हट गया, क्रोमेटिन थ्रेड अपने आप को खोल लिया, कंडेंस कर गया, तो क्या हुआ, तो आपका जो प्रोफेज था वो खत्म हुआ। तो मेटाफेज कब शुरू हुआ, तो जब न्यूक्लियर, सुने क्या बोल रहे हैं, जब न्यूक्लियर स्प्लिंडल फाइबर एपार्टस या फाइबर, कुछ भी बोलिए एक ही चीज है, एपार्टस या फिर फाइबर, ठीक है, जब अपने आप को पूरा डेवलप कर लिया, तो आप कह सकते हैं कि मेटाफेज शुरू हो गया। मतलब याद है यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द कंप्लीट फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर स्पिंडल एपार्टस। मतलब इसको अब मेटाफेज में क्या होता है कि जो न्यूक्लियर स्पिंडल एपार्टस जो होता है वो कंप्लीट बन जाता है। ठीक है, मतलब अब देखिए न्यूक्लियर स्पिंडल फाइबर क्या होता है, देखिए क्या होता है, देखिए ये एक पोल हो गया, ये दूसरा पोल हो गया, है ना, यहां से ये देखिए ये क्या हो गया, इसी को हम कहते हैं न्यूक्लियर स्पिंडल एपार्टस। इसी को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर स्पिंडल एपार्टस, बन गया, कंप्लीट बन जाता है इसमें। ठीक है, और इसके बीच में क्या होता है, अपने आप को क्रोमोसोम, इसको हम ऐसे दिखा दें, ठीक है ना, ऐसे इसके बीच में क्या होता है, क्रोमोसोम अपने आप को अरेंज करता है। ठीक है, देखिए ऐसे क्या होता है, अपने आप को अरेंज करता है। ठीक है, चलिए अब देखिए, इन मेटाफेज स्टेज द क्रोमोसोम अरेंज, साफ साफ लिख दिया, इन मेटाफेज स्टेज द क्रोमोसोम अरेंज देमसेल्फ ऑन द इक्वेटर ऑफ द न्यूक्लियर स्पिंडल एपार्टस। मतलब ये कहा कि मेटाफेज में क्या होता है, तो जो क्रोमोसोम है, बाबू है ना ये क्रोमोसोम, इट इज क्रोमोसोम। आप लोग तो क्रोमोसोम को तो आंख मूंद के पहचान लीजिएगा, है ना, हाँ आंख मूंद के पहचान लीजिएगा ना, मुंडी हिला दिया होंगे, हाँ आंख मूंद के देखिएगा कैसे कि पहचान लीजिएगा, मतलब कुछ भी में ऐसे हिला देना है क्या, लेकिन आंख अगर खुला रहे, हल्का सा भी आंख खुला रहे तो देख के पहचान लीजिएगा। ठीक है, तो ये क्रोमोसोम है, तो क्या बोले हम, देखिए इसमें क्या दिख रहा है आपको, ये क्रोमोसोम जो है, ये क्रोमोसोम है ना, ये क्रोमोसोम है, व्हाट इज दिस इज क्रोमोसोम, व्हाट इज दिस इज क्रोमोसोम। बचपन में पढ़े होंगे ना, व्हाट इज दिस इज चीक, व्हाट इज दिस इज नोज, बचपन में पढ़े होंगे खूब, है ना। तो हम पूछ रहे हैं कि व्हाट इज दिस इज क्रोमोसोम, व्हाट इज दिस इक्वेटर, व्हाट इज दिस इज पोल, व्हाट इज दिस इज पोल, व्हाट इज दिस इज स्पिंडल फाइबर। ठीक है ना, तो दिख रहा है आपको कि क्रोमोसोम क्या हो रहा है कि अपने आप को इक्वेटर पे अरेंज कर लिया ना। ठीक है, द इक्वेटर इज द ब्रॉडेस्ट पार्ट ऑफ द, क्या लिखा है कि इक्वेटर इज द ब्रॉडेस्ट पार्ट, क्या लिखा है कि इक्वेटर इज द ब्रॉडेस्ट पार्ट ऑफ द न्यूक्लियर स्पिंडल एपार्टस, यानी कि जो इक्वेटर, देखिए ये आपका इक्वेटर है, इट इज इक्वेटर, व्हाट इज दिस इज इक्वेटर, है ना। देखिए आप लोगों को क्रोमोसोम, न्यूक्लियस इतना बता दिए ना, इतना डीपली बता दिए हैं और इतना अच्छे से बता दिए हैं कि अब बस यही करना है कि व्हाट इज दिस आप बता दीजिएगा, सर दिस इक्वेटर, व्हाट इज दिस क्रोमोसोम, व्हाट इज दिस पोल, है ना। तो ये क्या है, इक्वेटर है। आप खुद देख के बताइए क्या आपको इस ड्राइंग में सबसे ब्रॉडेस्ट पार्ट क्या दिख रहा है, सर ये वाला, उल्टा ही जाएगा ना आप लोग, सर ये वाला, ठीक है ना, ये ब्रॉडेस्ट पार्ट है, नहीं है,
इक्वेटर होता है, इक्वेटर वो क्या होता है, इक्वेटर इक्वेटर इज द ब्रॉडेस्ट पार्ट ऑफ न्यूक्लियर स्पिंडल एपार्टस। सर कसर दिए सर, नहीं आता है, आता है बाबू लेकिन ऐसे कसर दिया, ठीक ना, ठीक है। तो क्या बोले कि इक्वेटर क्या होता है बाबू, तो एक न्यूक्लियर स्पिंडल एपार्टस का इक्वेटर जो है वो सबसे लंबा हिस्सा होता है, ठीक है। उसके बाद द स्पिंडल फाइबर गेट अटैच टू द सेंट्रोमियर ऑफ द क्रोमोसोम। अब देखिए आइए कहानी पे, अब आएगा कहानी में ट्विस्ट, क्या आएगा, ट्विस्ट, ठीक है ना। देखिए अब ट्विस्ट मतलब ऐसा कुछ ट्विस्ट नहीं आएगा, ठीक है ना, सिमरन को लेके राज कहीं चला नहीं जाएगा, वैसा कोई ट्विस्ट नहीं आने वाला है, ठीक है ना। तो आप लोग को जैसे बोले ट्विस्ट, आप लोग को याद आ गया कोई सीरियल नागिन, है ना। उसके बाद ये है मोहब्बते, ऐसा बहुत सारा सीरियल है, ठीक है। चलिए मेरा अपना सीरियल भागो वाली, चलिए आइए यहाँ पे, ठीक है। देखिए क्या बोल रहे हैं हम कि देखिए लिखा क्या है, स्पिंडल फाइबर गेट अटैच टू द सेंट्रोमियर ऑफ द क्रोमोसोम। यू नो व्हाट इज सेंट्रोमियर। चलिए फिर वही बात पूछे आपसे हम पूछ रहे हैं व्हाट इज दिस, एनीवन कैन आंसर। यस सर, सर दिस इज सेंट्रोमियर, दिस इज सेंट्रोमियर, 100% राइट, सही बात है सेंट्रोमियर। अब ऐसा थोड़ी है कि हम सेंट्रोमियर बोले तो सर कोई और नाम बोल देंगे, नहीं बाबू, जो आप जानते, जो हम जानते वही आप जानते, जो आप जानते वो हम जानते हैं, है ना। ऐसा थोड़ी है कि हम कोई मतलब अद्भुत साइंस पढ़े हुए हैं, नहीं, हम जो साइंस पढ़े हुए आपको वही पढ़ा रहे हैं, है ना। चलिए तो व्हाट इज दिस, दिस इज सेंट्रोमियर। तो देखिए क्या लिखा है, लाइन क्या लिखा है, द स्पिंडल फाइबर गेट अटैच्ड टू द सेंट्रोमियर ऑफ द क्रोमोसोम। मतलब ये, इसका अगर हम हिंदी अनुवाद करते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि जो स्पिंडल फाइबर है वो क्या होता है, सेंट्रोमियर पे। सर आप तो बोले थे हिंदी अनुवाद करेंगे, सर स्पिंडल फाइबर का हिंदी बताइए, सर सेंट्रोमियर का हिंदी बताइए। तो बाबू ये सब का हिंदी जान के क्या कीजिएगा, है ना। तो हम यही बता रहे हैं, हम इस लाइन का हिंदी ये बता रहे हैं कि जो स्पिंडल फाइबर होता है वो क्या होता है, सेंट्रोमियर पे अटैच होता है। किस फेज में, मेटाफेज में। किस फेज में, मेटाफेज में। देखिए कैसे होता है अटैच, ठीक है ना। देखिए ई हो गया पोल। देखिए हम आज कई बार पोल बनाएंगे, कई बार इक्वेटर बनाएंगे, कई बार स्पिंडल फाइबर बनाएंगे, और आपको ही बनाना होगा, ठीक है ना। अरे हम तो पसीना में भीग के बना रहे हैं, आप तो फैन के नीचे बैठे होंगे, एसी चल रहा होगा, कूलर चला रखे होंगे, है ना, उसके नीचे बैठ के बना, लेकिन बनाइए, ठीक है। व्हाट इज दिस, दिस इज स्पिंडल फाइबर। व्हाट इज दिस, दिस इज पोल। यहाँ पे व्हाट, अब बताइए व्हाट इज दिस। तब से व्हाट इज दिस का आंसर दे रहे हैं, हाँ दे रहे हैं ना आंसर, बताइए व्हाट इज दिस। जा सर, बाबू जाऊ नहीं, दिस इज सेंट्रियोल्स। अब ठक से मन में क्वेश्चन आया होगा, सर आप ये थोड़ी बोले थे कि ये प्लांट सेल का है कि एनिमल सेल का है। सर प्लांट सेल का हो तो कहाँ सेंट्रियोल्स होता। तो हम ये भी तो नहीं बोलते कि प्लांट सेल का नहीं है, या फिर ये भी तो नहीं बोलते कि एनिमल सेल का नहीं है, हम तो कुछ नहीं बोले थे, है ना। तो व्हाट इज दिस, सेंट्रियोल्स। और ये सेंट्रियोल्स से क्या करता है, स्पिंडल फाइबर को बनाने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। चलिए व्हाट इज दिस, दिस इज इक्वेटर, है ना। इसके बाद व्हाट इज दिस। सर इससे तो सर बहुत ज्यादा लगाव हो गया है सर, पिछला सर लगभग 10 दिन सर इसी को तो देख रहे हैं सर, बिल्ली की तरह लगता है सर देखने में, है ना। इससे सर बहुत अच्छा लगाव हो गया है एकदम सर, इसको देखते ही मन मतलब लगता है कि कुछ अपना आ गया, है ना। और यही अपना हम सबका सपना पूरा करेगा, है ना। चलिए देखिए क्या बोले हम, क्या लिखा है, लाइन ये लिखा है, द स्पिंडल फाइबर गेट अटैच टू द सेंट्रोमियर ऑफ द क्रोमोसोम। मतलब जो स्पिंडल फाइबर यहां से निकलेगा, जो स्पिंडल फाइबर यहां से कहां से निकलेगा, कहां से निकलेगा, पोल से, ठीक है, पोल से निकलेगा और क्या होगा, जाके अटैच होगा किसमें, सेंट्रोमियर में। कहां से, कहां पे अटैच होगा, सेंट्रोमियर में अटैच हुआ। देखिए ना, ठीक है, डॉटेड नहीं, ऐसी जाना, देखिए अटैच हुआ ना। तो ये लाइन यहाँ पे यही कह रहा है, द स्पिंडल फाइबर गेट, यानी कि जो स्पिंडल फाइबर है ये देखिए, व्हाट इज दिस, दिस इज स्पिंडल फाइबर। अरे आज तो कम व्हाट इज दिस करें, कल तो इससे ज्यादा व्हाट इज दिस करेंगे, ठीक है ना, परसों से ज्यादा करेंगे, उसके बाद उससे ज्यादा करेंगे, उससे ज्यादा करेंगे, है ना। फिलहाल आज देख लेते हैं, ठीक है।
व्हाट इज दिस? दिस इज स्पिंडल फाइबर। अब देखिए ना क्या हो रहा है, क्या यहाँ पे ये स्पिंडल फाइबर जो है वो सेंट्रोमियर से अटैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? व्हाट इज दिस? दिस इज सेंट्रोमियर। क्या सेंट्रोमियर से ये जो स्पिंडल फाइबर है वो अटैच कर रहा है? कर रहा है। और ये देखिए जो सेंट्रोमियर से स्पिंडल फाइबर अटैच करता है ना, वो कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर है किसका? मेटाफेज का। मतलब ये काम कहाँ होता है? ये काम अब देखिए ऐसा नहीं कि कहीं भी हो जाएगा, नहीं, हर एक चीज का वो तरकीब बना हुआ है। अब बताइए एक बात, आप लोग जब खाना बनाते हैं, सर हम खाना बनाते नहीं बनाते, मम्मी बनाती है ना, कोई तो बनाते हो खाना, क्या बोले हम कि जब घर पे खाना पकता है, ठीक है, तो क्या अब मान लीजिए कि सपोज कीजिए आप अगर आपको रोटी बनाना है, तो क्या रोटी ऐसी बन जाएगा? या पहले आटा गूंथना होगा, आटा गूंथेगा, उसके बाद वो ताबा, फिर जो वो क्या कहते हैं उसको, वो सबको लेके आइएगा, उसके बाद मतलब सब एक सिस्टम से काम कीजिएगा। ऐसा नहीं कि रोटी बनाने का मन हुआ, रोटी आटा को लिया है, रोटी बन गया, नहीं, एवरीथिंग है स्टेप। इसका भी स्टेप है, ऐसा नहीं कि जो स्पिंडल फाइबर है वो कभी मन होगा जहां मन होगा वहां अटैच कर जाएगा, नहीं, ये कहां होगा? ये होगा मेटाफेज में। मेटाफेज में क्या होगा? तो स्पिंडल फाइबर से क्या होगा? सेंट्रोमियर अटैच करेगा। ये किसका कैरेक्टर हो गया? ये कैरेक्टर हो गया किसका? मेटाफेज का। ठीक है, अगला पॉइंट को देखते हैं। द स्पिंडल फाइबर फ्रॉम वन पोल ऑफ द न्यूक्लियस स्पिंडल apparatus join at the other on one side of the centromere of the chromosome at the kinetochore plate. फिर व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? जल्दी से बताइए। 5 रुपए का पुरस्कार कैटोकोर, किसी को नहीं देंगे 5 रुपया, जो देगा उससे ले लीजिए। क्या है ये? कैटोकोर है कि नहीं? तो मतलब ये लाइन आपको यही बता रहा है कि जो देखिए, अब देखिए इसमें आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, क्या यहाँ पे ये वाला, चलिए एक और बनाते हैं, थोड़ा जो यहाँ पे थोड़ा बहुत ज्यादा वो हो गया ना, एक फिर से बनाते हैं, देखिए, ठीक है। अब ये क्रोमोसोम है, तो इस क्रोमोसोम में इस तरफ एक काइटोकोर होगा, इस तरफ एक काइटोकोर होगा कि नहीं होगा? तो एक पोल से एक तरफ का काइटोकोर जुड़ेगा और एक पोल से एक तरफ का काइटोकोर जुड़ेगा। ये तो क्या रहा लाइन, है ना? चलिए, और याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, ये जो हम जो भी डायग्राम बना रहे हैं, एक चीज आप लोग नोटिस कर रहे हैं, सर ऐसे तो बहुत घसटते हैं, लेकिन सर जब यहां आप बना रहे हैं ना, तो बहुत सिंसियर होकर वो सर्कल को बना रहे हैं। आपको पता है हम सिंसियर होकर सर्कल को क्यों बना रहे हैं? क्योंकि हम आपको ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि सेंट्रोमियर जो होता है ना, सेंट्रोमियर जो होता है, जितना भी सेंट्रोमियर होगा ना, उस सारे सेंट्रोमियर से सेंट्रोमियर का ना बीचों बीच इक्वेटर का लाइन भागता है। यहाँ देख रहे हैं बीचों बीच गया हुआ है कि नहीं इक्वेटर का लाइन? ये इक्वेटर है आपका, इक्वेटर का लाइन का बीचों बीच गया हुआ है कि नहीं गया हुआ है? गया हुआ है। तो इट इज दे, और ये याद रखिएगा मियोसिस में काम आएगा। आया बात समझ में? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमोसोम इज अटैच्ड विद द स्पिंडल फाइबर ऑफ बोथ द पोल। क्या कहा कि द सेंट्रोमियर, फिर व्हाट इज दिस? दिस व्हाट इज दिस? दिस इज सेंट्रोमियर। क्या कह रहा है कि क्रोमोसोम, द सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि क्रोमोसोम का जो सेंट्रोमियर है वो क्या होता है? दोनों तरफ के फाइबर से अटैच हो जाता है। क्या नहीं हो रहा है? सेंट्रोमियर जो है ये क्या ये इस तरफ का फाइबर, ये इस तरफ का फाइबर क्या अटैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है, ठीक है। अब एट द मेटाफेज स्टेज द क्रोमोसोम शो मैक्सिमम कंडेंसेशन, सो देयर इज नो जेनेटिक एक्टिविटी एक्सप्रेस्ड इन दिस फेज। क्या लिखा कि देखिए मेटाफेज में, क्या बोले? मेटाफेज में, प्रोफेज में क्रोमेटिन थ्रेड खुला, कंडेंस होना शुरू हुआ, मेटाफेज तक जाता है, वो सबसे मैक्सिमम कंडेंस कर जाता है। अब ये इतना अधिक कंडेंस कर गया कि अब इसके बाद ये और कंडेंस नहीं करेगा। अब क्या बोले कि इसके बाद ये और अधिक कंडेंस नहीं करेगा। अब देखिए जब बहुत अधिक कंडेंस कर गया तो क्या डीएनए थ्रेड तो अंदर पैक हो गया। अब डीएनए थ्रेड अंदर पैक हो गया तो क्या जो डीएनए के पास इंफॉर्मेशन है वो बाहर स्प्रेड हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो अगर जब डीएनए का खबर बाहर नहीं निकल रहा है तो क्या सेल के अंदर कोई भी जेनेटिक एक्टिविटी होगा? नहीं होगा। वही तो लिखा है। अब द मेटाफेज गिव्स द बेस्ट काउंट ऑफ क्रोमोसोम। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है ये। क्या लिखा है कि द मेटाफेज गिव्स द बेस्ट काउंट ऑफ क्रोमोसोम। जो मेटाफेज होता है वो सबसे बेस्ट काउंट देता है किसका? क्रोमोसोम का। मतलब क्या? देखिए ये एक इक्वेटर हो गया, इस पे क्रोमोसोम्स अरेंज हो गए, इस पे क्या हुए? क्रोमोसोम्स अरेंज हो गए,
ऐसे क्रोमोसोम अरेंज हो गए, है ना बाबू, क्या हुआ, क्रोमोसोम अरेंज कर गया। अब देखिए क्रोमोसोम जब अरेंज किया तो मतलब क्या हुआ कि देखिए बताइए, अगर कोई चीज मूव कर रहा है और आपको कह दे कि इसको काउंट कीजिए, और कोई चीज रुका हुआ है उसको कह दे कि काउंट, देखा सिंपल समझे ना, 10 लोग है, 10 लोग है, ठीक है, और 10 में से 8 के पास बॉल है, ठीक है, और 8 ऊपर फेंक दिया, तो क्या जो बॉल ऊपर जा रहा है उस सारे बॉल को देख के आप काउंट कर सकते हैं? यस सर, कर देंगे। हम बोले कैसे सर, आप ही तो बताए कि 10 में से 8 के पास तो बॉल है, तो बॉल जब 8 फेंका ऊपर तो 8 को बॉल होगा ऊपर, तो ये तो हम बता दिए ना। लेकिन अगर 10 इंसान है और उसमें से पता नहीं कितने के पास बॉल है और सब उछाल दिया बॉल ऊपर, और आपको कहा गया कि ऊपर जो बॉल सबको काउंट करो, 1 2 कंफ्यूज कर जाएगा, काउंट नहीं कर पाएगा। लेकिन वही अगर जितना बॉल, मतलब मान लीजिए कि उसमें से 8 को बॉल फेंका था ऊपर, ठीक है, और 8 को बॉल को नीचे रख देगा था, तो 1 2 3 काउंट कर लीजिएगा ना। मतलब कोई भी स्टैटिक चीज होता है उसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, लेकिन मूवेबल चीज को काउंट करना थोड़ा मुश्किल है। तो बताइए क्या क्रोमोसोम जो मेटाफेज है उसमें देख रहे हैं ना, क्रोमोसोम क्या हो रहा है, इक्वेटर पे अपने आप को अरेंज कर रहा है। क्या हो रहा है, इक्वेटर पे अपने आप को अरेंज कर रहा है। किया है कि नहीं किया अरेंज? जब इक्वेटर पे अपने आप को अरेंज किया है मतलब क्या, मतलब ये कि क्रोमोसोम स्थित है, रुका हुआ है, स्टैटिक है। यहाँ पे इसको आराम से काउंट कर सकते हैं। और जितने भी साइंटिस्ट जो क्रोमोसोम को काउंट किए, हैं ना, वो सब मेटाफेज में ही काउंट किए हैं। वो सब कब काउंट किए हैं? मेटाफेज में। आया बात समझ में? ठीक है, इसका देखिए ड्राइंग जो बना हुआ है वो ठीक ड्राइंग यहाँ बना हुआ है ना। चलिए ये तो बात हम लोग देखें। अब देखते हैं एनसीईआरटी मेटाफेज के बारे में क्या लिखता है। क्या लिखा है कि द कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ द न्यूक्लियर एनवेलप मार्क्स द स्टार्ट ऑफ सेकेंड फेज ऑफ मिटोसिस, हेंस द क्रोमोसोम आर स्प्रेड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। क्या लिखा? अब कब, देखिए एनसीईआरटी तो पहले बोला था ना कि हमको नहीं पता, हमको एक्चुअल लाइन नहीं पता कि कहां से कौन फेज शुरू हो रहा है, लेकिन हम ये तुमको बता सकते हैं कि तुम कब से मान सकते हो कि मेटाफेज शुरू हुआ, तुम कब से मान सकते हो कि एनाफेज शुरू हुआ, तुम कब से मान सकते हो कि टीलोफेज शुरू हुआ। तो सुनिए क्या बोल रहा है इसमें, क्या है कि एनसीईआरटी कहता है कि जब न्यूक्लियर एनवेलप का पूरा डिसइंटीग्रेशन हो जाए, मतलब पूरा का पूरा हट जाए वो, ठीक है, तो आप ये समझ सकते हैं कि मिटोसिस का सेकेंड स्टेप शुरू हो गया। और मिटोसिस का सेकेंड स्टेप क्या है? तो मेटाफेज है ना। और इसमें क्या, आप देखिए सिंपल समझिए, मान लेते हैं एक सेल का ये सेल है, क्या है? सेल है, ठीक है, और इसमें ये मान लेते हैं न्यूक्लियस है। क्या है? न्यूक्लियस है, ठीक है। देखिए कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा, ये न्यूक्लियस है, समझने के लिए मान रहे हैं न्यूक्लियस है, ठीक है। जब मेटाफेज में न्यूक्लियर एनवेलप पूरा का पूरा हट गया, पूरा का पूरा स्प्रेड हो गया, पूरा का पूरा हट गया, डिसइंटीग्रेशन हो गया। क्या हो गया? डिसइंटीग्रेशन, पूरा का पूरा हट गया। तो क्या जो आपका क्रोमोसोम है वो क्या साइटोप्लाज्म में अब फ्रीली स्प्रेड नहीं कर रहा है, फ्रीली घूम नहीं रहा है? बिल्कुल घूम रहा है ना। उसके बाद बाय दिस स्टेज कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड एंड दे कैन बी ऑब्जर्व्ड क्लियरली अंडर द माइक्रोस्कोप। मतलब इस फेज में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम है उसका कंडेंसेशन एकदम मैक्सिमम हो गया, मतलब इसके बाद अब कंडेंस वो करने और नहीं जा रहा, ठीक है। तो इस फेज में हम लोग क्या कर सकते हैं कि माइक्रोस्कोप के अंदर आराम से क्रोमोसोम को काउंट कर सकते हैं, क्रोमोसोम को देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब बताइए, आप बताइएगा, हम नहीं। ये क्रोमोसोम जो आप माइक्रोस्कोप में देखे थे, कहां देखे थे? देखिए सब, अरे एमबीबीएस को मैं सब कुछ देखने को मिलेगा, ठीक है। ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है, ठीक है। अब आपको बताना है कि इन तीनों क्रोमोसोम में से कौन सा क्रोमोसोम, चलिए हम 1 नंबर 2 नंबर दे देते हैं। ये 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर हो गया, ये 3 नंबर हो गया। अब आपको बताना है ये 1 नंबर जो है वो क्या है, जो 2 नंबर है वो क्या है, जो 3 नंबर है वो क्या है। सर क्या है मतलब ये कि वो एक्रोसेंट्रिक है, या वो टीलोसेंट्रिक है, या वो मेटासेंट्रिक है, या फिर वो सब मेटासेंट्रिक है, वो आपको बताना है, ठीक है। मतलब आप अगर मेटाफेज के कंडीशन में अगर आप क्रोमोसोम को देखेंगे तो आपको कोई क्रोमोसोम ऐसा दिखेगा, मतलब सिंपल समझिए कि हम उस समय क्रोमोसोम का नंबर को काउंट कर सकते हैं। इवन हम लोग मेटाफेज में शेप को भी देख सकते हैं, लेकिन शेप के लिए अधिक फेवरेबल होता है एनाफेज, ठीक है। हम लोग बात करेंगे आगे। एट दिस स्टेज मेटाफेज क्रोमोसोम is made up of 2 sister chromates which are held together by centromere। फिर वही व्हाट इज दिस, जरा बताइएगा आप लोग।
तो इसको मिटाते हैं, ठीक ना। अब हमको आप लोग बताइए कि बताइए तो आप लोग, व्हाट इज दिस? बोल दिया सब? हाँ सुन लिया हम, क्रोमिड्स, सही बोले, वेरी गुड। क्या है ये है क्रोमिड्स। क्या है ये? क्रोमिड्स। एंड व्हाट इज दिस? वही तो है सर, क्रोमिड्स। यस, बिल्कुल सही जवाब। ये क्या है? ये भी क्या है? ये भी क्रोमिड्स है कि नहीं? और ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे? जल्दी, व्हाट इज दिस? सिस्टर क्रोमिड्स, बिल्कुल सही। आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो गए। क्या है ये? सिस्टर क्रोमिड्स। हमको पता है आप लोग आंसर दे रहे हैं, हम सुन रहे हैं, है ना। चलिए, तो क्या बोल रहा है कि मेटाफेज में क्या होता है कि दोनों सिस्टर क्रोमिड्स, देखिए ये एक क्रोमिड्स, ये एक क्रोमिड्स, मतलब दोनों होगा सिस्टर क्रोमिड्स। ये दोनों क्या होगा? सिस्टर क्रोमिड्स। मतलब दोनों सिस्टर क्रोमिड्स क्या होते हैं? आपस में जुड़े होते हैं, हेल्ड टुगेदर। मतलब एक सेंट्रोमियर, उस पे दोनों क्रोमिड्स क्या होंगे? आपस में जुड़े होंगे, ठीक है। किस फेज में? ये फेज का नाम है, इस फेज को हम लोग बड़ा प्यार से कहते हैं मेटाफेज। क्या फेज? कौन सा फेज कहते हैं? मेटाफेज, ठीक है। अब ए स्मॉल डिश shaped structure at the surface of centromeres are called kinetochore। सब तो बच्चा लग रहा है ना, बच्चा लेवल का लग रहा है। ये क्या है? ये व्हाट इज दिस? काइनेटोकोर, है ना। These structures serve as a site of attachment of spindle fiber from the spindle fiber। These structures serve as the site of attachment of spindle fiber formed by spindle fiber। नहीं बाबू, ये एनसीईआरटी में प्रिंट किया हुआ है, यहाँ पे होगा formed by द माइक्रोट्यूबुल। स्पिंडल फाइबर किसका बना होता है? स्पिंडल फाइबर किसका बना होता है? माइक्रोट्यूबुल का बना होता है ना। चलिए देखिए क्या लिखा कि देखिए लाइन यही कह रहा है कि जो काइनेटोकोर है, लाइन क्या कह रहा है कि जो काइनेटोकोर है, लाइन ये कहा कि जो काइनेटोकोर है, ठीक है ना, वो क्या होता है? वो जगह है जहां पे क्या होता है? न्यूक्लियस स्पिंडल फाइबर अपने आप को अटैच करवाता है। देखिए है ना, ये हो गया बीचों बीच क्रोमोसोम। सर थोड़ा सा इधर हो गया, सर थोड़ा ज्यादा हो गया, मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है काइनेटोकोर। यहाँ पे क्या है? व्हाट इज दिस? काइनेटोकोर, है ना। अब क्या कहना है? देखिए लाइन क्या कह रहा है? दिस स्ट्रक्चर सर्वेस, यानी कि जो काइनेटोकोर है वो स्ट्रक्चर सर्व करता है। क्या सर्व करता है? क्या सर्व करता है? चिकन चिली नहीं, ये सर्व करता है अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर। ये क्या सर्व करता है? ये क्या सर्व करता है? तो ये जो काइनेटोकोर है वो सर्व करता है अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर। मतलब जो स्पिंडल फाइबर है वो क्या होता है? इसे जाके अटैच करता है, ठीक है। हेंस द मेटाफेज, देखिए और सुधार लिया आप लोग, formed by spindle fiber नहीं, formed by microtubules, ठीक है। Hence the interphase is characterized by all the chromosome coming to lie at the equator with one chromates of each chromosome connected by its kinetochore to spindle fiber from one pole to of its sister chromates connected by the kinetochore to the spindle fiber of the opposite pole। सर बहुत बड़ा पैराग्राफ है, कुछ तो नहीं पढ़े, तो पढ़िए तो क्या लिखा हुआ है। हम एक लाइन को पढ़ते देखिए क्या लिखा हुआ है। Hence the metaphase is characterized by, यानी कि मेटाफेज को आप किस तरीके से कैरेक्टराइज कर सकते हैं। तो पहला, all the chromosome coming to lie at the equator, सारे के सारे क्रोमोसोम क्या होंगे? इक्वेटर पे आ जाएंगे, ये बोला। उसके बाद ये बोल रहा है, ठीक है, while one chromates of each chromosome, यानी कि देखिए ये पूरा क्या है? ये पूरा क्रोमोसोम है, और क्रोमोसोम का ये क्या है? ये क्रोमिड्स है। ये पूरा क्या है? क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम का ये क्या है? एक क्रोमिड्स है ना। तो ये बोला ईच वन क्रोमिड्स, यानी कि एक क्रोमिड, ये एक क्रोमिड है ना, ऑफ ईच क्रोमोसोम, मतलब पूरा क्रोमोसोम का एक क्रोमिड, ठीक है। कनेक्टेड बाय इट्स काइनेटोकोर, ये क्या होता है? अपने काइनेटोकोर से कनेक्टेड होता है ना। टू स्पिंडल फाइबर फ्रॉम वन पोल, यानी कि देखिए एक पोल, ये पोल हो गया, ये देखिए एक पोल से एक तरफ से जुड़ा हुआ है, दूसरे पोल से दूसरी तरफ से जुड़ा हुआ है। यही तो पूरा पैराग्राफ कह रहा है, ठीक है। द प्लेन ऑफ एलिगेंट ऑफ द क्रोमोसोम एट मेटाफेज इज रेफर्ड टू एज मेटाफेज स्प्लिट। अब देखिए व्हाट इज दिस? सर इरिटेट कर दिए व्हाट इज दिस करके, इरिटेट नहीं कर रहा, वो पूछ रहे हैं।
याद हो जाएगा ना, परमानेंटली याद हो जाएगा, है ना। क्या बोले हम, व्हाट इज दिस, दिस इज इक्वेटर। बात सर वो इक्वेटर तो है, व्हाट इज करेंगे मतलब सर आप 10 बार व्हाट इज दिस करेंगे तो नाम थोड़ी बदल जाएगा। बिल्कुल सही बात, हम 10 बार व्हाट इज दिस करेंगे थोड़ी नाम बदल जाएगा। ये इक्वेटर है, लेकिन अभी इसका नाम बदल गया है। क्या हो गया है, नाम बदल गया है। देखे ना, नाम इसका क्यों बदल गया, क्योंकि ये इक्वेटर पे क्रोमोसोम आ गया। क्या आ गया, क्रोमोसोम आ गया। तो हम इसको कहते हैं मेटाफेज प्लेट। क्या कहते हैं, मेटाफेज प्लेट। सर क्यों इसका नाम पड़ा मेटाफेज प्लेट बाबू, इसमें हुआ क्या, क्रोमोसोम अटैच किया। कब अटैच किया, मेटाफेज में अटैच किया। जब क्रोमोसोम मेटाफेज में जाके इक्वेटर पे अरेंज, सुने क्या बोल रहे हैं, जब क्रोमोसोम मेटाफेज में जब इक्वेटर में जाके अरेंज हो जाएगा तो इस इक्वेटर को हम लोग क्या कहेंगे, मेटाफेज प्लेट कहेंगे। ठीक है, उसके बाद अब देखिए द की फीचर्स ऑफ, की फीचर, सबसे महत्वपूर्ण फीचर्स क्या है किसका, मेटाफेज का। सबसे पहला स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम। मतलब जो स्पिंडल फाइबर है वो क्या होता है, काइनेटोकोर से जुड़ता है। पहला इसका सबसे मेन फीचर, जैसे कि होता है ना, आप लोग मोबाइल खरीदते होंगे, मोबाइल का मेन फीचर देखते होंगे, रेम रोम कितना है। और सच बताया तो हमको आज तक रेम रोम का फुल फॉर्म नहीं पता, ठीक है ना। लेकिन जानते हैं रेम मतलब होता है प्रोसेसिंग, और रोम मतलब होता है कितना स्पेस है, इंटरनल स्पेस कितना है, ठीक है ना। तो आप लोग मुझे पूछते हैं रेम रोम कितना है, जो फीमेल मेगापिक्सल के मतलब कैमरा का मेगापिक्सल कितना है, मतलब अच्छा आना चाहिए ना, है ना। तो दे आर द मेन फीचर्स ऑफ मोबाइल, व्हिच मींस व्हाट इज द मेन फीचर्स ऑफ मेटाफेज। तो मेटाफेज का मेन फीचर्स है कि इसी फेज में, सुनिए, इसी फेज में स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर से जाके जुड़ता है। व्हाट इज काइनेटोकोर, तो सेंट्रोमेयर के दोनों साइड प्रोटीन का प्लेट, इट्स कॉल्ड काइनेटोकोर। और उसी काइनेटोकोर से इसी मेटाफेज में क्या होता है, स्पिंडल फाइबर जाके जुड़ता है, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर इसका, पहला हो गया रेम रोम, दूसरा हो गया कैमरा क्वालिटी क्या है, 32 मेगापिक्सल पीछे और फ्रंट 13 मेगापिक्सल, तो वही है ना। तो दूसरा मेगापिक्सल नहीं, दूसरा इसका फीचर्स, क्रोमोसोम आर मूव्ड to spindle equator and get aligned along with the metaphase plate through spindle fiber at both poles। दूसरा फीचर्स कह रहा है कि इसी फेज में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम है वो मेटाफेज प्लेट पे अरेंज होता है। क्या कह रहा है कि इसी फेज में जो क्रोमोसोम है वो क्या होता है, मेटाफेज में अरेंज होता है। और जो पोल से क्या होता है, जो पोल है उससे स्पिंडल फाइबर निकलता है और जाके इससे अटैच होता है। यही तो इसका मेन फीचर्स हो गया। ये बात की हम, देखिए मेटाफेज में क्या हुआ, मेटाफेज में ये हुआ कि न्यूक्लियस स्पिंडल फाइबर पूरा बन गया। मेटाफेज में क्या हुआ, न्यूक्लियस स्पिंडल फाइबर पूरा बन गया। दूसरा क्या हुआ कि क्रोमोसोम अपने आप को मेटाफेज प्लेट में अरेंज कर लिया, मतलब इक्वेटर पे अरेंज कर लिया। और क्या हुआ कि जो काइनेटोकोर था उससे स्पिंडल फाइबर के जुड़ गया। ठीक, अब आते हैं एनाफेज में। मेटाफेज हो गया, अब आता है एनाफेज में। इट इज द शॉर्टेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल। देखिए जो एनाफेज है, अब हम लोग कहां आ गए, हम लोग आ गए एनाफेज में। हम लोग कहां गए, एनाफेज में। इसमें क्या हुआ, मेटाफेज हो गया। मेटाफेज में क्या हुआ, हम लोग क्रोमोसोम को अरेंज कर दिए और क्रोमोसोम का काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर को जोड़ दिए। अब देखते हैं आगे होता है क्या, ठीक है। कहानी अब तक का ये था, आगे देखिए सीरियल में देखते हो ना आप लोग, दिखाता है पहले, शुरू से पहले दिखाता है कहानी अब तक की। तो कहानी अब तक की क्या हुई, अभी तक क्या हुई है, अभी तक क्रोमोसोम अरेंज हो गई है, काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर जुड़ गई है। कहानी अब तक की यही है। आगे देखिए, देखते हैं, देखिए आगे क्या है। एनाफेज मतलब सीडीके और साइक्लिन बोल दिया, मेटाफेज का काम खत्म, अब अगला आगे बढ़ो, कहां जाओ, एनाफेज में जाओ। क्या हुआ इसमें देखिए क्या होगा। इट इज द शॉर्टेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल, यानी कि आपका जो सेल साइकिल, आपका जो पूरा सेल साइकिल है उसका सबसे शॉर्टेस्ट फेज, मतलब सबसे छोटा फेज आपका एनाफेज है। बहुत जल्दी काम हो जाता है इसमें, ठीक है। मतलब पूरा सेल साइकिल में जो समय लगता है उसका 0.5% समय ही इस फेज में लगता है ना। उसके बाद अब आपने मेटाफेज को तो कैटेगराइज कर दिया। कैसे कैटेगराइज किए थे आप कि न्यूक्लियस स्पिंडल फाइबर पूरा बन जाएगा, इक्वेटर पे आके क्रोमोसोम अरेंज हो जाएगा, मतलब मेटाफेज प्लेट पे क्रोमोसोम अरेंज हो जाएगा।
और काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर जुड़ जाएगा। ये दिस आर द मेन फीचर्स ऑफ मेटाफेज। अब आप एनाफेज को कैसे कैरेक्टराइज कीजिएगा? तो जैसे सुनिए, जैसे ही सेंट्रोमियर अपने आप को स्प्लिट कर देगा, जैसे ही सेंट्रोमियर अपने आप को स्प्लिट कर देगा, मतलब सेंट्रोमियर स्प्लिट मतलब क्या? टूटना, बिखरना। जैसे ही सेंट्रोमियर अपने आप को स्प्लिट कर देगा मतलब कहानी ये हो जाएगा, जैसे ही सेंट्रोमियर अपने आप को स्प्लिट करेगा मतलब बात ये हो गई कि एनाफेज शुरू हो गया। अब सेंट्रोमियर स्प्लिट कहने का मतलब क्या है? मतलब ये है बाबू कि हम बोले थे बार बार बनाएंगे, बार बार ये लाइन डायग्राम बनाएंगे, ठीक है ना? टेढ़ा, खराब सा, गंदा सा, ठीक है ना, लेकिन बनाएंगे, ठीक है। व्हाट इज दिस? वही है पोल। व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? बहुत लोग बोल दिए होंगे मेटाफेज प्लेट, है ना? ये मेटाफेज प्लेट है, क्रोमोसोम है इस पे, तो कैसे होगा मेटाफेज प्लेट? नहीं होगा, हाँ, ये इक्वेटर है, ठीक है। आप देखिए क्या होगा। व्हाट इज एनाफेज? कैसे इसको आप बोलेगा, कैसे आप बोल सकते हैं कि हाँ एनाफेज में सेल साइकिल आ गया? कब? जब देखिए क्या होगा। देखिए क्या हो रहा है, यही होगा, शंकर जी का त्रिशूल बनेगा। कुछ बदला? ये वही क्रोमोसोम है जो अभी कुछ देर पहले, क्षण भर पहले मेटाफेजिक प्लेट पे था, मतलब इक्वेटर पे था। अब वही क्रोमोसोम को देखिए कहां चला गया, क्या हुआ? तो जो सेंट्रोमियर बीच में था वो स्प्लिट कर गया, मतलब टूट गया। टूट के क्या हुआ? अब देखिए सेंट्रोमियर ऐसे, क्रोमोसोम, दो क्रोमिड। अब क्या हुआ कि एनाफेज में क्या हुआ? तो ये सेंट्रोमियर बीचों बीच अपना बंटवारा कर दिया, एकदम 50-50% वाला बंटवारा कर दिया। बंटवारा मतलब ये दोनों ये है और ये दोनों ये है, मतलब जो दो सिस्टर क्रोमिड्स थे उन दोनों बहनों को अलग कर दिया गया। हाँ यही हुआ। अब देखिए, टू सिस्टर क्रोमिड सेपरेट मतलब क्या? मतलब यही ना, दो सिस्टर क्रोमिड जो था उसको अलग कर दिया, दो बहनों को अलग कर दिया गया। ये काम कब हुआ? ये काम हुआ एनाफेज में। देखिए मेरे पास ना बड़ा अच्छा एक एनिमेशन है, ये पूरा फेज को एक साथ दिखा देगा आपको। हम ग्रुप में डाल देंगे, देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि देखिए, अब जो ये क्रोमोसोम, ये अब देखिए, अब एक क्रोमोसोम हो गया। हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि अगर आपको क्रोमोसोम को काउंट करना है, देखिए जब यहाँ पे ये कहानी किसकी है? ये कहानी है मेटाफेज की, मतलब कहानी अब तक जो दिखाए थे ना उसकी कहानी है ये कहानी किसकी है? मेटाफेज की है। इसको आप कितना क्रोमोसोम काउंट कीजिएगा? एक, क्योंकि हम बार बार बोले आपको कि अगर आपको क्रोमोसोम को काउंट करना है तो सेंट्रोमेयर को काउंट कर लीजिए, बस बात खत्म। यहां पे सेंट्रोमेयर एक था तो क्रोमोसोम एक, यहां पे सेंट्रोमियर एक है तो क्रोमोसोम एक, यहां भी सेंट्रोमियर एक है तो क्रोमोसोम एक, यहां भी सेंट्रोमियर एक है तो क्रोमोसोम एक, यहां भी सेंट्रोमियर एक है तो क्रोमोसोम एक। अब इसमें दो क्रोमिड्स है वो बात अलग है, इसमें एक ही क्रोमिड है वो बात अलग है, लेकिन सेंट्रोमियर तो एक ही है। तो मतलब जैसे ही सेंट्रोमियर अपने आप को डिवाइड करेगा, अपने आप को विभाजन करेगा, अपने आप को स्प्लिट करेगा, तोड़ेगा, वैसे ही क्या होगा? एनाफेज। कह सकते हैं कि आप एनाफेज में है सेल साइकिल, समझे? ठीक है। अब देखिए, इन एनाफेज स्टेज, in anaphase stage the spindle fiber which are attached to the centromere undergoes in construction। अब देखिए ऐसा क्यों हुआ? अब देखिए पहले ये देखिए, ये कहानी किसकी है? कहानी मेटाफेज की है। ये कहानी इसकी नहीं है, ये कहानी इसकी नहीं है, नो। ये कहानी इसकी, यस, है ना? ये कहानी इसकी, नो, नहीं है। ये कहानी है इसकी, ये कहानी है इसकी। क्या हुआ? क्या बोले हम? सुनिए बात को, क्या बोले थे हम?
देखिए अब ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ कि सेंट्रोमेयर स्प्लिट किया? तो हुआ ये कि जैसे ही, सुनिए, जैसे ही मेटाफेज पे क्रोमोसोम अपने आप को अरेंज किया, क्या बोले हम कि जैसे ही मेटाफेज में क्रोमोसोम अपने आप को मेटाफेज प्लेट पे यानी कि इक्वेटर पे अरेंज किया, सेंट्रोमेयर बीच में आ गया, दो क्रोमिड, एक क्रोमिड इस तरफ एक क्रोमिड इस तरफ हो गया। अब क्या हुआ कि जो अब जब वो वहां पे जब क्या कहते हैं, जब ये क्रोमोसोम अपने आप को इक्वेटर पे अरेंज किया था, तो उस समय एक और काम हुआ था। क्या हुआ था? उसके कैनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर जुड़ा था, बताया था, जुड़ा था ना। अब पता है क्या होता है एनाफेज में, यही स्पिंडल फाइबर जो है ना वो अपना कंस्ट्रक्शन शुरू कर देता है, मतलब खींचने लगता है, कंट्रैक्ट करना शुरू करता है। मतलब एक ये जो है ना, ये एक तरफ ऐसे खींच, ये स्पिंडल फाइबर, ये देखिए, यही है वो बदमाश, यही है वो बदमाश, यही है, इधर भी ये बदमाश, इधर भी ये बदमाश, जो कि न्यूक्लियस को डिवाइड कर रहा है। बदमाश है ही नहीं है, अच्छा काम कर रहा है ना, ठीक है। लेकिन फिलहाल यहां तो बदमाशी कर रहा है वो, ठीक है ना। क्या किया वो, तो ये पहले देखिए, पहले क्या हुआ, ये देखिए, समझिए कैसे दिखाएं। चलिए ये देखिए, ये दो इंक है, ठीक है। देखिए पहले ऐसे था, है ना, और दोनों से ऐसे क्या, ऐसे क्या हुआ था, जुड़ा हुआ था ऐसे। ये समझ लीजिए, जो हाथ है ना, मेरा हाथ, ये आपका, ये जो है, ये पूरा ये स्पिंडल फाइबर है, ये दोनों, ये क्या है, ये क्रोमोसोम का दोनों क्रोमिड्स है, ठीक है। अब क्या हुआ एनाफेज में, क्या हुआ, तो जो मेरा हाथ है ना, जो स्पिंडल फाइबर है, वो अपना कंट्रक्शन शुरू कर दिया, और कंट्रैक्ट करना शुरू कर दिया, ऐसे खींचने लगा, इसको घींचना शुरू कर दिया। जैसे ही अब देखिए बीच में सेंट्रोमियर है, घींचा, बस सेंट्रोमियर टूट गया, स्प्लिट कर गया, है ना, यही हुआ। अब देखिए इन एनाफेज स्टेज तो गया, देखिए द रिजल्ट, समझ गया ना क्या हुआ। तो स्पिंडल फाइबर, ये स्पिंडल फाइबर क्या किया, ये स्पिंडल फाइबर घींचना शुरू कर दिया, अब तीरना शुरू कर दिया, आप लोग के भाषा में, है ना, ठीक है। और तीर के क्या करेगा, तो आप लोग के भाषा में पोल तक लाके ना देगा, ठीक है ना, ये आप लोग का भाषा है, मतलब पोल तक लेके आ जाएगा वो, है ना। आया बात समझ में, ठीक है। देखिए क्या बोल रहे हैं, समझ गया ना, कोई दिक्कत यहाँ पे। ये स्पिंडल फाइबर क्या किया, तो अपना कंट्रक्शन शुरू कर दिया, कंट्रैक्ट करना शुरू कर दिया, खींचना शुरू कर दिया, है ना। उसके बाद द रिजल्ट इन स्प्लिटिंग, अब जब इसका स्प्लिटिंग हो गया तो फलस्वरूप क्या मिला, मतलब रिजल्ट क्या मिला, तो रिजल्ट ये हुआ, of the centromere and the chromids now separate from each other and they move toward opposite pole। मतलब क्या हुआ कि जैसे ही क्या हुआ, जो दो क्रोम, जैसे ही जो स्पिंडल फाइबर इसको घींचा, यानी कि सेंट्रोमियर से, सुनिए, जो सेंट्रोमियर था वो सेपरेट हुआ, जैसे ही सेंट्रोमियर सेपरेट हुआ तो क्या हुआ, दोनों क्रोमिड्स अलग हो गया, ठीक है ना। अब अलग हो गया, देखिए तो कहां जा रहा है ये, पहले यहां था, यहां से यहां गया, यहां से फिर थोड़ा आगे, फिर थोड़ा आगे, कहां पहुंच जाएगा, तो यहां से फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, कहां पहुंच जाएगा, पोल के पास पहुंचेगा। यानी कि दो अपोजिट पोल पे, ये वाला इस तरफ, ये वाला इस तरफ, दो अपोजिट पोल पे जाना शुरू हो जाएगा। समझ रहे बात को, ठीक है। अब देखिए, अब एक कहानी में फिर आया ट्विस्ट। कहानी में क्या हुआ, ट्विस्ट आ गया, ठीक है ना। जैसे हम ट्विस्ट बोलते होंगे, आप लोगों को गाना याद आता होगा, हमको पता है कौन सा गाना, लेकिन बोलेंगे नहीं हम अभी, है ना। देखिए क्या हुआ, सुनिए आप क्या होता है। व्हाट इज दिस, ओहो सर भुका दिए हैं, व्हाट इज दिस बोलना तो पड़ेगा ही, पोल, व्हाट इज दिस, ये पूरा क्या है, ये पूरा है न्यूक्लियस स्पिंडल अपैरेटस, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, समझ रहे, ये क्रोमोसोम है बाबू, ये क्रोमोसोम है, ऐसा चीज नहीं है, ये क्रोमोसोम है, ठीक है ना। पूरा जीवन का लेखा जोखा, है ना। अब देखिए, अगर आपको ऐसा दिखा, अगर आपको कहीं पे भी न्यूक्लियस स्पिंडल फाइबर ऐसा दिखा मिलेगा तो उसको क्या कहिएगा, ये क्या है, कौन सा फेज है, एनाफेज है, ठीक है ना। क्वेश्चन पूछता रहोगे ऐसा। देखिए अब क्या है, हम कुछ लाइन बना रहे हैं, समझिएगा लाइन को हम क्या कह रहे हैं।
बताइए तो, जो हम ये वाला लाइन को अभी स्केचिंग किए हैं, मतलब जो बनाए हैं, जो हम ये वाला लाइन को बनाए हैं, वो बताइए तो वो कहीं भी क्रोमोसोम को खींचने में रोल प्ले कर रहा है? कर रहा है? नहीं कर रहा है। कहाँ रोल प्ले कर रहा है? खींचने में नहीं कर रहा है। क्या? अरे सिंपल सी बात, ये क्या खींचने में रोल प्ले कर रहा है? नहीं कर रहा है। ये क्या कर रहा है? तो ये बस स्ट्रक्चर का हिस्सा बना हुआ है, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं, इस तरह का फाइबर को हम लोग कहते हैं कंटिन्यूअस फाइबर। यानी कि देखिए, हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ फाइबर ड्यूरिंग टीलोफेज। ना नहीं बोलिएगा, एनाफेज। हम भूले नहीं थे, जानबूझ के लिखे थे। ये क्या होगा यहाँ पे? एनाफेज, ठीक है। मतलब हम लोग क्या टाइप्स ऑफ फाइबर को देख रहे हैं, कितने तरह का फाइबर होता है एनाफेज में, ठीक है। तो एक तो देखिए, एक हो गया कंटिन्यूअस फाइबर, हुआ कि नहीं हुआ? कंटिन्यूअस मतलब क्या है कि ये इसका कहीं भी कोई मतलब, इसको जो क्रोमोसोम स्प्लिट करके इधर उधर जा रहा है, उसको कहीं उसको इससे मतलब ही नहीं है। वो अपना क्या कर रहा है? बस कंटिन्यूअस है। अब एक होता है क्या, अब ये भी तो एक फाइबर है। ये व्हाट इज दिस? ये भी तो फाइबर है ना। फाइबर तो खींच के लेके आ रहा है। तो इसको हम लोग कहते हैं बाबू, इसको हम लोग कहते हैं क्रोमोसोमल फाइबर। मतलब जो क्रोमोसोम को खींच के लेके आ रहा है, उसको हम लोग कहेंगे क्रोमोसोमल फाइबर, ठीक है। और इसके बीच में एक और फाइबर होता है। इसके इन दोनों के यानी कि दो अपोजिट क्रोमोसोम के बीच में एक फाइबर होता है, उसको हम लोग कहते हैं इंट्राजोनल फाइबर। देखिए, इंट्रा मतलब दो के बीच में, जोनल मतलब जोन है, और फाइबर मतलब धागा है। इसको लोग इंट्राजोनल फाइबर कहेंगे। अब बताइए, अब यहां से फिर एक कहानी में आया ट्विस्ट। सर कहे सुन के आए क्या? व्हाट इज दिस? और ट्विस्ट लगातार बोले जा रहे हैं। नहीं, सुन के नहीं है बाबू, आपको सब कुछ पता है इसलिए पूछ रहे हैं। आपको सब कुछ पता है? अरे नहीं पता। देखिए, हाँ अभी जो बताया चलिए ये नहीं पता होगा, लेकिन ये नहीं पता क्या है, ये नहीं पता क्रोमोसोम क्या होता है, सेंट्रोमियर नहीं पता आपको, कैटोकोर नहीं पता आपको। अरे सब लोग न्यूक्लियस में, इसीलिए तो हम सेल को इतना इलोंगेट करके पढ़ाए थे। 25 लेक्चर अगर सेल का हम लिए थे बाबू, इसी कारण से लिए थे, ठीक है ना। एक एक मतलब और भी बहुत सारा चैप्टर का ना कोर कंसेप्ट हम लोग समझ लिए थे, ठीक है। ऐसा है क्या कि आप लोग एनाफेज का नाम पहली बार सुन रहे हैं? नहीं, कब से सुनते आ रहे हैं, ठीक है। मेटाफेजिक क्रोमोसोम हम सेपरेट से पढ़ाए थे, है ना। चलिए अब देखिए, अब बताइए ये क्या कर रहा है? जो क्रोमोसोमल फाइबर ये क्या कर रहा है? ये आप लोग समझ, तीर के लेके आ रहा है कि नहीं आ रहा है? घिस रहा है ना। तो जब ये इसको घिसे, इसको हम लोग कहेंगे पुलिंग फाइबर, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहेंगे? पुलिंग, या फिर पुलिंग फाइबर, या फिर पुलिंग बॉडी कहिए। और इसको हम लोग कहेंगे पुशिंग बॉडी, इसको कहेंगे पुशिंग बॉडी। मतलब क्या समझे? मतलब ये समझे कि जो ये क्रोमोसोमल फाइबर ये क्या कहते हैं, खींच रहा है मतलब पुल कर रहा है, और बीच में है वो क्या कर रहा है? वो दोनों को धका रहा है ना। तो क्या होगा? पुशिंग बॉडी हो जाएगा। क्या मतलब कोई भी कंफ्यूजन हो? एकदम कितना सब कुछ स्पष्ट दिख रहा है ना। एक फाइबर खींच रहा है मतलब पुल कर रहा है ना। और एक वैसा जो कि धका रहा है, पुश कर रहा है, धका रहा है। तो ये धका रहा है, इसको लोग पुशिंग बॉडी कहेंगे। ये खींच रहा है मतलब पुलिंग बॉडी हो गया, है ना। चलिए, वहां पे यहाँ पे वही लिखा हुआ है, इन एनाफेज स्टेज 3 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर स्पिंडल फाइबर आर ऑब्जर्व्ड। यानी कि एनाफेज स्टेज में 3 तरह का न्यूक्लियर फाइबर को आप देख सकते हैं। एक हो गया कंटिन्यूअस फाइबर, जिसको क्रोमोसोम का मूवमेंट से कोई मतलब नहीं है, वो अपना भाई एक नॉर्मल है, स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। एक वैसा है, एक क्रोमोसोमल, 3 तरह का। एक हो गया कंटिन्यूअस फाइबर, दूसरा हो गया क्रोमोसोमल फाइबर जो कि क्रोमोसोम को खींच रहा है, तीसरा हो गया इंट्राजोनल फाइबर जो कि क्रोमोसोम को पुश कर रहा है ना। यहाँ पे वही लिखा हुआ, आप देखिए, इन एनाफेज द क्रोमोसोमल मूवमेंट टुवर्ड्स पोल इज ऑब्जर्व्ड। यानी कि एनाफेज में क्या होता है? तो क्रोमोसोमल मूवमेंट, यानी कि क्रोमोसोम मूवमेंट, देखिए क्रोमोसोम मूवमेंट मतलब क्या कि क्रोमोसोम मूव कर रहा है, और कहां किस तरफ मूव कर रहा है? तो पोल की तरफ मूव कर रहा है, वो हमको देखने को मिलता है। अब बताइए, मूव कर रहा है मतलब इसमें हम लोग शेप को समझ सकते हैं। और हमको शेप से एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन याद आ गया, भी शेप, एल शेप, जे शेप और रॉड या आई शेप। ये चारों शेप किसमें आपको कौन सा शेप देखने को मिलता है, ये आपको लिख के भेजना है, ठीक है।
एक्टोसेंट्रिक में कौन सा शेप है, टीलोसेंट्रिक में कौन सा शेप है, मेटासेंट्रिक में कौन सा शेप है और सब मेटासेंट्रिक में कौन सा शेप है, वो आपको लिख के भेजना है। ठीक है, चलिए ठीक है। द शेप ऑफ क्रोमोसोम इज स्टडी इन एनाफेज, यानी कि अब देखिए जब इसको खींचेंगे, जब इसको हम खींचेंगे ना तो हमको इसका शेप सही शेप पता चलेगा। ठीक है ना, तो हम लोग एनाफेज में शेप का स्टडी करते हैं, लेकिन अगर दोनों मिला की बात करें, शेप और नंबर दोनों मिला के बात करें, तो मेटाफेज ऐसा फेज है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, शेप और नंबर दोनों को काउंट कर सकते हैं या फिर देख सकते हैं। ठीक है, ड्राइंग जो ड्राइंग यहाँ है, क्या वही ड्राइंग यहाँ है ना, सेम है। ठीक, अब एनसीईआरटी इन सब बातों को कैसे लिखता है ये देखा जाए। ऑन द वन साइड ऑफ एनाफेज, यानी कि जब एनाफेज होता है, each chromosome arranged the metaphase is split simultaneously at the two daughter chromates now referred to as a chromosome of the future daughter nuclei begin their migration towards the two opposite pole। कुछ बहुत भयंकर बात लिख दिया क्या, कुछ नहीं लिखा। क्या लिखा कि मेटा, सुनिए, एक बार जब एनाफेज हुआ तो मेटाफेज में जो एक सेंट्रोमियर पे दो क्रोमेट्स था, सुनिए, जब मेटाफेज में एक सेंट्रोमियर में दो क्रोमेट्स था, मतलब एक क्रोमोसोम बने हुए थे, एनाफेज में क्या हुआ, वो स्प्लिट कर गए, टूट गए, सेंट्रोमियर हटा, मतलब एक क्रोमोसोम इस तरफ गया, एक क्रोमोसोम इस तरफ गया, एक क्रोमोसोम क्या इस तरफ, दूसरा क्रोमोसोम इस तरफ आ गया, मतलब अब ये दोनों क्रोमेट्स नहीं रहा, अब ये दोनों क्रोमेट नहीं रहा, अब ये दोनों क्या बन गया, अब ये दोनों क्रोमोसोम बन गया। और किसका क्रोमोसोम, तो जब इधर जाएगा तो एक डॉटर न्यूक्लियाई बनेगा, इधर जाएगा तो एक डॉटर न्यूक्लियाई बनेगा, यानी कि टू डॉटर न्यूक्लियाई का, ये क्या न्यूक्लियाई मतलब न्यूक्लियस का, टू डॉटर न्यूक्लियस का ये दोनों अब क्रोमोसोम बन गया। आया समझ में बात, आया समझ में बात, क्या बोले हम सो, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना, कंफ्यूजन, फिर एक बार ओके। सुनिए, मेटाफेज में जो सेंट्रोमियर पे दो क्रोमेट्स था, यहां तक कोई कंफ्यूजन है भी, नहीं दिक्कत, नो दिक्कत। क्या बोले कि मेटाफेज में जो एक सेंट्रोमियर पे दो क्रोमेट्स था, एनाफेज में वो जो सेंट्रोमियर था वो स्प्लिट किया, अलग हुआ। अब जब अलग हो गया तो दोनों क्रोमेट्स दो नया क्रोमोसोम बन गया, और दो नया क्रोमोसोम कहां का, तो दो नया क्रोमोसोम दो नई न्यूक्लियस का। आया बात समझ में, ठीक है। अब on each chromosome move away from the equator plane, the centromere of each chromosome is towards the pole and hence at the leading edge with the arms of the chromosome trailing behind। देखिए क्या लिखा, इसको भी कुछ नहीं है, कुछ भयंकर लाइन, एनसीईआरटी कभी कुछ भयंकर लाइन लिखता ही नहीं है, ठीक है ना, बस समझने का फेरा है, ठीक है। देखिए क्या लिखा, आप समझाते हैं हम। देखिए क्या लिखा कि जो आपका ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है ना, और यहां पे एक पोल है, यहां पे एक पोल है। फिर से पूरा बना दें, चलिए कोई बात नहीं, अरे आपके लिए तो कुछ भी कर सकते हैं हम, लीजिए बना दिए, ठीक है सर, इक्वेटर नहीं बनाते हैं, टेंशन नहीं करने का, नो नीड टू फेयर। देखिए हम ये त्रिशूल शेप का बना दे रहे हैं, हमसे वैसा बन जा रहा है, लेकिन एक्चुअली में दे आर क्रोमोसोम। हाँ चलिए अब देखिए, इसमें देख के ये लाइन का मतलब आप हमको समझा दीजिएगा, क्या कह रहा है ये लाइन, ये लाइन ये कह रहा है कि जो सेंट्रोमियर का हिस्सा है वो टुवर्ड्स पोल होगा, मतलब ये है सेंट्रोमियर और ये किस तरफ है, ये पोल की तरफ है कि नहीं, बताओ बताइए वो है कि नहीं पोल की तरफ, अरे सब तो साफ साफ दिखता है। इसलिए तो कहते हैं इन बायोलॉजी स्केचिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ड्राइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर अभी हमें ड्राइंग नहीं बनाते और ये लाइन को समझते ना, तो सब पता है क्या होता, बाउंस ऐसे, मतलब बॉल को ड्रॉप किए थे, फिर उड़ा था, फिर भाग गया, ठीक है, लेकिन भागने नहीं देंगे, टेंशन मत कीजिए, हाथ भी उठाने का नीट नहीं रहेगा, ऐसे खड़ेगा डायरेक्ट घुसेगा, ठीक ना, हाँ डायरेक्ट एकदम अंदर जाएगा ही, एकदम लेफ्ट वाले पे नहीं, राइट वाले पे, हेमिस्फीयर, हाँ ब्रेन में तो हेमिस्फीयर होता है, उसकी बात कह रहे हैं, ठीक है ना, हाँ ठीक है। चलिए तो ये क्या लिखा है, यही तो बोल रहा है ना कि जब एनाफेज में सेंट्रोमियर स्प्लिट करता है, जब एनाफेज में सेंट्रोमियर स्प्लिट करता है तो जो सेंट्रोमियर वाला हिस्सा होता है, जो ये है ना सेंट्रोमियर वाला हिस्सा, जो सेंट्रोमियर वाला हिस्सा होता है वो भागता किस तरफ है, वो पोल की तरफ होता है, और
आर्म्स वाला हिस्सा होता है, जो आर्म्स वाला हिस्सा होता है वो इक्वेटर की तरफ होता है। यही तो कह रहा लाइन, और क्या कहा, यही तो कहा ना। चलिए अब एनाफेज को आप कैसे, एनाफेज का की फीचर क्या हो गया, वही मोबाइल की तरह 2 गो रैम रोम कैमरा, इसका भी 2 गो है। दूसरा, पहला सेंट्रोमेर स्प्लिट एंड क्रोमिट्स सेपरेट, अभी बोलते ना 2 बहनों को अलग कर दिया गया। क्या बोले कि सेंट्रोमेर स्प्लिट, सेंट्रोमियर यहाँ पे था सेंट्रोमियर, स्प्लिट किया, स्प्लिट एक इस तरफ आया, वो 2 सेंट्रोमियर का स्प्लिट किया, और 2 क्रोमिट्स यानी कि इसके ऊपर जो 2 क्रोमिट्स थे वो दोनों सेपरेट हो गए। किसमें, एनाफेज में तो दिख रहा है, ये क्रोमिट्स दोनों अब क्या बन गए, दोनों क्रोमोसोम बन गए, क्योंकि इनके पास भी एक ही सेंट्रोमियर है। हम बार बार बोल रहे हैं आपको कि क्रोमोसोम को काउंट करने के लिए सेंट्रोमियर को काउंट कर लीजिए, ठीक है। दूसरा, क्रोमिट्स मूव टू अपोजिट पोल, दूसरा क्या होगा कि क्रोमिट जो है ये अपोजिट पोल यानी कि इसका इस तरफ, देखिए एक्चुअली में स्ट्रेट चलना, देखिए हम बोल रहे हैं अपोजिट पोल, मतलब क्या कि अगर स्ट्रेट चलता है ना आदमी तो ये इस तरफ भागता, ये इस तरफ आता कि नहीं आता, लेकिन नहीं, ये इस तरफ अपोजिट पोल पे आ रहा है ना। ठीक है, चलिए अब आते हैं टेलोफेज पे, ठीक है। मतलब क्या हुआ, न्यूक्लियर क्रोमोसोम को हम लोग एस्टेब्लिश किए, एनाफेज में क्रोमोसोम को स्प्लिट कर दिए, सेंट्रोमेयर को स्प्लिट कर दिए। अब सेंट्रोमेयर घूमते फिरते पहुंच गया कहां, पोल तक पहुंच गया, न्यूक्लियर एनवेलप बन गया, न्यूक्लियस डिवाइड कर गया। देखिए क्या है, सुनिए क्या बोल रहे हैं ध्यान से एकदम। अब कहाँ आ गए हम लोग, अब आ गए हम लोग टीलोफेज में, और टीलोफेज में जाने का अनुमति हमें कौन दिया, टीलोफेज में जाने का अनुमति कौन दिया, मतलब परमिशन ग्रांटेड कौन किया, साइक्लिन और सीडीके। चलिए बढ़ते हैं, देखिए इट टेक 1 to 1.5% टाइम ऑफ टोटल सेल साइकिल, ठीक है। तो क्लास लंबा होता जा रहा है, कोई बात नहीं। क्या बोले, इट टेक्स 1 to 1.5 टाइम ऑफ, यानी कि देखिए ये क्या है, तो जो आपका सेल चक्री होता है उसका 1 से लेके 1.5% टाइम ये कंज्यूम करता है, ठीक है। उसके बाद इट बिगेन्स व्हेन द क्रोमोसोम हैव रीच्ड द पोल, अब ये शुरू कब होता है, व्हेन टीलोफेज कब स्टार्ट होता है, व्हेन टीलोफेज स्टार्टेड, व्हेन, कब, व्हाट इज दिस, नहीं बोले आंसर आप लोग, तो हम भी नहीं बोलेंगे, कट्टिस, मैं तो काम ही बोलना, हम बोल देते हैं दिस इज न्यूक्लियस पिलर एपार्टस, ठीक है। अब देखिए जब तक, क्या बोले हम कि जब तक आपका ये जो सेंट्रो, जो कि आपका एक क्रोमिट था जो क्रोमोसोम बन गया है, वो जब तक पोल तक नहीं पहुंचेगा, जब तक पोल के निकट या फिर पोल के समीप या फिर पोल के नियर नहीं पहुंचेगा, तब तक टीलोफेज स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। तब तक क्या होगा, टीलोफेज स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद दिस फेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द रीअपियरेंस, अब देखिए इस फेज को कैसे आप कैरेक्टराइज कीजिएगा, तो इसमें यह होता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो फिर से बनना शुरू हो जाता है। मतलब देखिए ये यहाँ, देखिए ये यहाँ पहुंचा और क्या हुआ, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो क्या हुआ, बनना शुरू हो गया, इसमें क्या हुआ, न्यूक्लियर एनवेलप बनना शुरू हो गया, ठीक है। और न्यूक्लियर एनवेलप के साथ साथ क्या हुआ, कि जो न्यूक्लियोलस था वो भी बनना शुरू हो गया। अब बताइए ये न्यूक्लियोलस बना, इससे दिमाग में कंसेप्ट गुदगुदाया, क्या है कि न्यूक्लियस अगर बना मतलब ये है कि कहीं ना कहीं डीएनए थ्रेड बाहर हो गया है, क्योंकि न्यूक्लियस कहाँ बनता है, नॉर या सेट क्रोमोसोम का जो डीएनए होता है उसके एंड पे, बताए हुए हम, भूल गए नॉर क्रोमोसोम, अरे न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन रीजन, सेट क्रोमोसोम भूल गए, साइने एसिड न्यूक्लिनिको सब बताए हुए हम। ये क्रोमोसोम है ना, ये हो गया इसका प्राइमरी कंस्ट्रक्शन संकुचन, और ये हो गया सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, यहां से क्या होगा, एक थ्रेड बाहर होगा और यहाँ पे क्या होगा, तो न्यूक्लियस बनेगा। मतलब टेलोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ साथ न्यूक्लियस भी बनता है। अब न्यूक्लियस बनता है मतलब क्या, कि जो क्रोमेटिन थ्रेड पहले कंडेंस किया था प्रोफेज में, है ना, कंडेंस, वो रिकॉर्डिंग शुरू कर देता है कहां, टेलोफेज में। मतलब जो क्रोमोसोम था वो क्रोमेटिन थ्रेड फिर बन जाता है इसमें, ठीक है। देखता है कि लिखा होगा द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑर्गेनाइज्ड बाय ईआर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो इसमें बना, जो इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बना उसको कौन बनाया, तो उसको ईआर बनाया, है ना। उसके बाद
द न्यूक्लियस इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द नॉर और सेट क्रोमोसोम। न्यूक्लियस को कौन बनाया? तो भाई सिंपल सी बात है, ये तो है आपका सेट क्रोमोसोम, इसी को तो कहते हैं नॉर क्रोमोसोम। सेट का फुल फॉर्म बताए हुए हैं, साइने एसिड न्यूक्लिनिको, बताए हुए ना। और यहाँ पे बता ना, यहाँ पे साइनो एसिड जो केमिकल अधिक देखने को मिलता है, और नॉर का फुल फॉर्म न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन रीजन, ठीक है ना, न्यूक्लियस ऑर्गेनाइजेशन रीजन। यहाँ से क्या होता है, ठीक है। उसके एट द एंड ऑफ टीलोफेज, अब टीलोफेज के अंत में क्या होता है, द क्रोमोसोम अनकॉइल्ड, सब कहानी साफ। मेटाफेज में क्या हुआ, क्रोमोसोम एस्टेब्लिश्ड हुआ। एनाफेज में क्या हुआ, स्प्लिट किया। टीलोफेज में क्या हुआ, वो जो स्प्लिट किया था वो कोना तक पहुंच गया। अब जब टीलोफेज में क्या हुआ कि जो क्रोमोसोम एकदम एंड तक पहुंच मतलब जो पोल तक पहुंच गया था, वो रिकंडेंसिंग शुरू कर दिया। मतलब जो गुथा हुआ था ना वो खुलना, मतलब गुथा नहीं, ये वाला नहीं, जो कंडेंस था, मतलब जो कंडेंस, जैसे ना पहले क्या होता, मेटाफेज में क्या होता है, ऐसे देखिए दिखा रहे हैं, मेटाफेज में कैसे कंडेंस कर गया था, ये ऐसे कंडेंस हो गया था, है ना। प्रोफेज में, टीलोफेज में क्या होगा, ये अपने आप का अपना कॉइलिंग को फिर से खोल देगा, ठीक है। कब, टीलोफेज में। एंड एक्सपेंड दिस यूनिट टू फॉर्म, अब क्या होगा कि जब अब क्रोमोसोम अपना कॉइलिंग को खोलेगा, मतलब क्या होगा, क्रोमेटिन अब थ्रेड से बाहर आएगा और क्रोमेटिन रेटिकुलम को बनाएगा। द माइक्रोट्यूब्यूल ऑफ न्यूक्लियस स्पिंडल apparatus get separated disassembly so this disappear। मतलब क्या हुआ कि जो न्यूक्लियस स्पिंडल, यानी कि जो न्यूक्लियस स्पिंडल, समझिए, जो न्यूक्लियस स्पिंडल फाइबर का जो भी माइक्रोट्यूब्यूल्स था, सब के सब डिसअपियर हो जाएंगे। मतलब क्या होगा, सब के सब गुम हो जाएगा। अब कहाँ गुम हो गया, कहाँ चला गया, तो भैया कहीं नहीं गया। ये माइक्रोट्यूब्यूल ऐसे भी तो ये साइटोस्केलेटल का तो हिस्सा है कि साइटोस्केलेटल का हिस्सा। तो जब ये साइटोस्केलेटल का हिस्सा है, मतलब क्या कि सारा का सारा माइक्रोट्यूब्यूल कहाँ होगा, चले गए साइटोस्केलेटल में। मतलब देखिए साइट जहाँ ऐसे समझिए कि ये साइट, मतलब ये सब साइटोस्केलेटल है, ठीक है, सेल में कहीं अपना काम कर रहा है कुछ, ठीक है। अब जो माइक्रोट्यूब्यूल जो कि न्यूक्लियस स्पिंडल फाइबर पे था, वो जब डिसअपियर हुआ तो क्या हुआ, यहां से माइक्रोट्यूब्यूल हटा और इन सब के साथ आके जुड़ गया, ठीक है। ड्राइंग देख रहे हैं आप लोग। अब देखिए एनसीईआरटी क्या लिखा टीलोफेज के बारे में। At the beginning of final stage of mitosis, telophase, the chromosome that have reached their respective poles decondense and lost their individuality। देखिए क्या लिखा, at the beginning of final stage, यानी कि मिटोसिस का फाइनल स्टेज का शुरुआत में, मिटोसिस का अंतिम स्टेज का फर्स्ट स्टेप, ठीक है। उसमें क्या हुआ कि क्रोमोसोम क्या हुआ, पोल तक पहुंच गया। पोल तक पहुंच गया और क्या हुआ, पोल तक पहुंच गया, डिकंडेंस मतलब फिर से खुलना शुरू हो गया, ये रिकॉइलिंग शुरू कर दिया, ठीक है। और जो क्रोमोसोम अपना अस्तित्व को बनाया हुआ था, जो क्रोमोसोम, देखिए ये क्रोमोसोम हो गया, जो क्रोमोसोम अपना अस्तित्व को बनाया हुआ था, वो अपना अस्तित्व को खो दिया। अब क्यों खो दिया, क्योंकि भैया जैसे क्रोमोसोम खुला, सारा का सारा क्रोमेटिन रेटिकुलम बन गया, है ना। The individual chromosome can no longer be seen as chromatic material tends to collect in mass in the two pole। अब क्या हुआ कि जो आपको इंडिविजुअल क्रोमोसोम था, यानी कि जो अलग अलग क्रोमोसोम था, वो फर्दर दिखाई नहीं देगा। क्या बोले कि जो अलग अलग क्रोमोसोम था वो फर्दर आपको नहीं दिखाई देगा। क्यों, क्योंकि ये रेटिकुलम को बना दिए। क्या किए, ये रेटिकुलम को फॉर्म कर दिए हैं, ठीक है। अब इसका मेन फीचर्स क्या है देख लेते हैं। Chromosome cluster at opposite spindle poles and their identity is lost as the discrete element। ये क्या कह रहा है कि क्रोमोसोम क्या होगा, क्लस्टर, यानी कि क्रोमोसोम इकट्ठा होगा कहाँ पे, आपका पोल पे, ठीक है। और क्या करेगा, अपना आइडेंटिटी को लॉस्ट कर देगा। मतलब क्रोमोसोम का जो फीचर्स था, क्रोमोसोम का जो आइडेंटिटी था, उसको लॉस्ट कर देगा। लॉस्ट कैसे करेगा, क्योंकि खुल जाएगा, खुल के क्या होगा, क्रोमेटिन रेटिकुलम बन जाएगा, है ना। उसके बाद न्यूक्लियर एनवेलप असेंबली अराउंड द क्रोमोसोम क्लस्टर। अब क्या होगा, अब जो जहां पे क्रोमोसोम, अब सुनिए, समझिएगा बात को ध्यान से। अब देखिए यहां पे क्या होता है, यहां पे देखिए तो क्रोमोसोम पहुंच गया था, यहां पे क्रोमोसोम पहुंच गया था, है ना। क्रोमोसोम खुल गया, ये खुल के ऐसा, अब तो ऐसा बन गया होगा ना, ऐसा बन गया होगा दोनों तरफ,
है ना। अब क्या होगा, इसके ऊपर न्यूक्लियर, जो न्यूक्लियर एनवेलप है यानी फिर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो क्या होगा, अरेंज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, शुरू होगा अरेंज होना। ठीक है, इसके बाद न्यूक्लियस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड ईआर सब दिखना शुरू, सब रिफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये तो था टेलोफेज। मतलब कहानी के अंतिम पड़ाव पे बात ये आया कि प्रोफेज में क्या होगा, क्या होगा प्रोफेज में, क्रोमेटिन थ्रेड खुलेगा, सारा कंडेंस करेगा, अधिक कंडेंस करेगा, क्रोमोसोम स्प्लिट करेगा। मेटाफेज में क्या होगा, वही क्रोमोसोम इक्वेटर पे आके अरेंज होगा। एनाफेज में क्या होगा, उसी को घिस लिया जाएगा। और टीलोफेज में क्या होगा, वो एकदम कोना तक, एकदम दोनों पोल तक पहुंच, दोनों पोल तक क्या होगा पहुंच, ये दोनों पोल है ना, ये दोनों पोल तक पहुंच जाएगा और फिर इसके ऊपर न्यूक्लियर एनवेलप चढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सिग्निफिकेंस ऑफ मिटोसिस हो गया खत्म, न्यूक्लियर, अरे नहीं हुआ खत्म, अरे जब क्रोमोसोम आपके सेपरेट हो गए, ये क्रोमोसोम क्रोमेटिन रेटिकुलम बन गए, इसके ऊपर न्यूक्लियस, इसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गया। अब बताइए, ये मान लीजिए एक सेल है, ये एक सेल है, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि आपको यहां भी एक न्यूक्लियस देखने को मिल रहा है, यहां भी एक न्यूक्लियस देखने को मिल रहा है, तो क्या एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस बना के नहीं बना, बना, मतलब एक से दो, एक से बना दो, मतलब बधाई हो, बन गया कि नहीं, दो बन गया ना, मतलब क्या यहां पे डिवीजन हुआ कि नहीं न्यूक्लियस का, हो गया। ठीक है, ठीक है। अब देखिए जो मिटोसिस है उसका क्या जरूरत है, क्या सिग्निफिकेंस है। ठीक है, देखिए सबसे पहला मेन डिवीजन ऑफ ग्रोथ, यानी कि वृद्धि का सबसे मेन डिवीजन, अगर मिटोसिस नहीं होगा तो वृद्धि नहीं हो सकता है, ग्रोथ नहीं हो सकता है। ठीक है, प्रोड्यूस जेनेटिकली सिमिलर सेल। अब देखिए क्या होता है जेनेटिकली सिमिलर करने का मतलब क्या है कि देखिए जिस तरह का सेल आपका पेरेंट सेल होगा उसी तरह का सेल आपका डॉटर सेल भी होगा, मतलब हूबहू सेल को बनाएगा, सेल में कोई बदलाव नहीं लाएगा। अब बताइए, अब क्या है कि सेल में कोई बदलाव नहीं लाएगा, मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना, अलैंगिक जनन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगला पॉइंट ये होगा मेन डिवीजन ऑफ एसेक्स, मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेन डिवीजन क्या है आपका, मिटोसिस। अगर मिटोसिस नहीं होगा तो रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता है। अब क्या एम्ब्रियोजेनेसिस, मतलब क्या कि एम्बायरो, है ना, बना, सॉरी गलत हो गया, जाइगोट बना एम्बायरो। जाइगोट क्या था, तो बाबू जाइगोट था सिंगल सेल वाला, ये क्या बन गया, एम्बायरो बन गया। तो इसमें क्या हुआ, तो इसमें मिटोसिस हुआ, तभी तो जाइगोट से एम्बायरो बना। अगर मिटोसिस नहीं होगा तो जाइगोट से कभी एम्बायरो नहीं बन सकता है, और अगर एम्बायरो नहीं बनेगा तो पूरा का पूरा बॉडी नहीं बन सकता है। इसका मेन डिवीजन ऑफ रिपेयर, और रिपेयर में मेन डिवीजन है कि कहीं भी कट फट जाए तो उसको हीलिंग करवाता है ये। ठीक है, अब आते हैं एनसीईआरटी क्या सिग्निफिकेंस दिया देख रहे हैं थोड़ा। देखिए मिटोसिस और द इक्विवेलेंट डिवीजन इज यूजुअली रेस्ट्रिक्टेड टू द डिप्लॉयड सेल ओनली। देखिए क्या लिखा कि मिटोसिस और द इक्विवेलेंट डिवीजन, यानी जो मिटोसिस है वो सिर्फ और सिर्फ डिप्लॉयड सेल में ही देखने को मिलता है। तो देखिए सिर्फ और सिर्फ डिप्लॉयड सेल में देखने को मिलता है, तो यह है एनसीईआरटी, ये सिर्फ एनिमल सेल के बारे में बोला, क्योंकि बात सही है कि एनिमल सेल में मिटोसिस हमेशा डिप्लॉयड में होगा, हैप्लॉयड में कभी मिटोसिस नहीं हो सकता है। लेकिन प्लांट में क्या होता है कि मिटोसिस हैप्लॉयड सेल में भी होता है। याद है ना, मेगास्पोर जो कि मेल गैमेट को फॉर्म करता है, वो हैप्लॉयड सेल है, वहां पे क्या होता है, मिटोसिस होता है। ऐसा प्लांट में ऐसे कई हिस्से हैं, प्लांट में ऐसे कई जगह है जहां पे है तो हैप्लॉयड सेल, मतलब हैप्लॉयड मतलब सिंगल सेट क्रोमोसोम वाला सेल है, लेकिन उसमें मिटोसिस होता है। लेकिन एनिमल्स में कभी भी, एनिमल्स में हमेशा जब भी अगर मिटोसिस होगा तो डिप्लॉयड सेल में ही होगा। ठीक है, हाइवर इन सम लोअर प्लांट मतलब एल्गी वगैरह हमको मिटोसिस कॉमन है, एंड इन सम इंसेक्ट। अब देखिए यहाँ पे इंसेक्ट लिख के ना थोड़ा कंफ्यूज कर दिया, बोलेगा सर कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, बाबू हम कंफ्यूजन क्रिएट नहीं कर रहे हैं, एनसीईआरटी क्रिएट कर रहा है कंफ्यूजन। देख क्या लिखा है ये, पहले तो लिख दिया कि मिटोसिस जो है वो सिर्फ और सिर्फ हैप्लॉयड सेल में होता, सिर्फ और सिर्फ डिप्लॉयड सेल में होता है, तो ये बात एनिमल्स का है। लेकिन प्लांट में दोनों में होता है, मिटोसिस हैप्लॉयड और डिप्लॉयड दोनों सेल में होता है। कुछ लोअर प्लांट में भी हमको मिटोसिस देखने को मिलता है, सही बात है। अब देखिए यहाँ पे कुछ सम इंसेक्ट की अगर बात करें, यहाँ पे क्या बोला, सम इंसेक्ट, तो व्हाट इज सम इंसेक्ट, तो यहाँ पे याद है आपको हम पढ़ाए हुए ऑर्थोपोडा में पार्थोजेनेसिस, याद है पार्थोजेनेसिस, अरे भूल गए, वैसा एक जो बिना फर्टिलाइज के ऑर्गेनिज्म बन जाता है, वैसा एक जो बिना फर्टिलाइज के ऑर्गेनिज्म बन जाता है उसको हम लोग कहते हैं पार्थोजेनेसिस एग, ये पार्थोजेनेसिस सिस्टम ऑर्थोपोडा में देखने को हमको बताया हुआ आपको ऑर्थोपोडा में। ठीक है, तो यहाँ पे उस तरह के इंसेक्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, हैप्लॉयड सेल के मतलब यहाँ पे ये बोला कि कुछ लोअर प्लांट में या फिर
कुछ लोअर प्लांट में या फिर कुछ इंसेक्ट में, किस तरह का इंसेक्ट, तो पार्सल वाला इंसेक्ट में आपको हैप्लॉइड सेल में मिटोसिस देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद इट इज वेरी एसेंशियल टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ द डिवीजन इन द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब देखिए किसी भी ऑर्गेनिज्म का, जो भी ऑर्गेनिज्म उसका लाइफ में मिटोसिस बहुत ही एसेंशियल है। अगर मिटोसिस नहीं होगा तो उसका लाइफ का वृद्धि नहीं होगा, उसका बॉडी का ग्रोथ नहीं होगा, ठीक है। मिटोसिस यूजुअली रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉयड डॉटर सेल विद आइडेंटिकल जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट। अब क्या है, मिटोसिस क्या करता है, तो मिटोसिस एकदम हुबहू सेल को बनाता है, यानी कि जो जैसा पेरेंट सेल वैसा ही डॉटर सेल, यानी कि सेल में कोई चेंजिंग नहीं लाता है, ठीक है, हुबहू सेल को तैयार करता है। अब द ग्रोथ ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज ड्यू टू, अब देखिए कोई भी बहुकोशिकी ऑर्गेनिज्म यानी कोई मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है उनमें जो ग्रोथ होता है वो ग्रोथ कैसे होता है, ड्यू टू मिटोसिस। अगर मिटोसिस नहीं होगा तो मल्टी सेलुलर में ग्रोथ नहीं हो पाएगा। हम लोग क्या, हम लोग मल्टी सेलुलर है तो हम लोग में ग्रोथ नहीं हो पाएगा विदाउट मिटोसिस। तो देखिए अभी मैं ये सब हम सिग्निफिकेंस बता रहे हैं, मतलब क्यों जरूरी है मिटोसिस, ठीक है। उसके बाद cell growth result in the disturbing the ratio between the nucleus and the cytoplasm. It is therefore become essential for the cell to divide to restore the nucleoplasmic ratio. अब देखिए ये कहानी आ गया, बताए हुए आपको, हम बताए हुए ना कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स, अरे बताए न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स बोलते ना कि जब एक सेल का साइज बढ़ेगा तो एक न्यूक्लियस पूरा सेल पे कवरिंग नहीं कर पाएगा, तो क्या होगा, न्यूक्लियस पहले अपने आप को डिवाइड करेगा, ठीक है। न्यूक्लियस तो अपने आप को डिवाइड करके पूरा सेल को कवर कर लिया, लेकिन सरफेस रेशियो कम होने के कारण बाहर से जो न्यूट्रिशन है वो अधिक नहीं आ पा रहा है, तो सेल को डिवाइड करना पड़ता है। अब सेल डिवाइड करेगा तो मिटोसिस, मतलब मिटोसिस का प्रोसेस, मतलब वहां पे मिटोसिस होगा। तो अगर मिटोसिस नहीं होगा, अगर मिटोसिस वाला प्रोसेस नहीं होता तो फिर क्या होता कि एक सेल बढ़ जाता लेकिन वो डिवाइड नहीं कर पाता, उससे क्या होता, सेल को न्यूट्रिशन नहीं मिलता, सेल डेड कर जाता, ठीक है। उसके बाद ए वेरी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ मिटोसिस इज सेल रिपेयर। अब देखिए सबसे अगर वेरी सिग्निफिकेंट यानी कि बहुत महत्वपूर्ण अगर कहीं पे मिटोसिस का योगदान है तो वो है सेल का रिपेयरिंग में, ठीक है। सेल का रिपेयरिंग में, सेल का मतलब कहीं भी सेल को रिपेयर करता है, ठीक है। जैसे कि अपर लेयर ऑफ एपिडर्मिक्स, वहां सेल को रिपेयर करता है, ठीक है। लाइनिंग ऑफ गट, अब मत पूछिएगा गट क्या होता है, पूरा एनिमल किंगडम तो गट 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 ही किए हैं, दो ढाई महीना गट 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 है ना। तो क्या बोले हम, तो गट का जो लाइनिंग होता है उसको, उसमें अगर कुछ दिक्कत आए, कुछ खराब हो गया तो उससे वहां का सेल को रिपेयर करता है, ठीक है। इसके बाद ब्लड सेल आरबीसी को बनवाता है, डब्ल्यूबीसी को, जो डब्ल्यूबीसी कैप्चर हो जाता है उसको फिर रिगेन करता है वो। देखिए अभी हम लोग कर क्या रहे समझ में आ रहा है आपको ना, हम लोग ये देख रहे हैं कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मिटोसिस, मिटोसिस का क्या मतलब मिटोसिस जो है, जो मिटोसिस जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, उसका क्या मतलब उसका वो जो है वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अगर मिटोसिस नहीं होगा तो ये सब काम नहीं हो पाएगा, इसलिए मिटोसिस बहुत जरूरी है। उसके बाद मिटोसिस डिवीजन इज द मेसेमेटिक टिश्यू, यानी कि जो मिटोसिस डिवीजन जो है मेसेमेटिक टिश्यू में, ठीक है। द एपिकल एंड द लेटरल कैम्बियम रिजल्ट इन द कंटिन्यूअस ग्रोथ ऑफ प्लांट थ्रू आउट द लाइफ, यानी कि जो प्लांट में जो एपिकल हिस्सा यानी कि वैसा प्लांट का वैसा हिस्सा जो कि जिंदगी भर डिवाइड करता है, जो कि जिंदगी भर ग्रोथ करता है। एपिकल याद है ना, रूट टिप, शूट टिप, लेटरल, प्राइमरी यानी ना प्राइमरी एपिकल, सेकेंडरी मतलब क्या है, जो साइड ग्रोथ करवाता है उसका, प्लांट का जो साइड ग्रोथ करवाता है, और एपिकल का जो रूट टिप और शूट टिप को बढ़ाता है। तो प्लांट का साइड ग्रोथ हमेशा होता है, रूट टिप शूट टिप हमेशा बढ़ता है। तो अगर प्लांट में मिटोसिस नहीं होगा, तो प्लांट का रूट टिप शूट टिप नहीं बढ़ पाएगा। अगर प्लांट में मिटोसिस नहीं होगा तो उसका साइड ग्रोथ नहीं हो पाएगा। यही तो है। खत्म हो गया आज का लेक्चर 5 यहाँ खत्म। अब बताइए, अब आप एक बात बताइए, हम लोग क्या देख लिए, हम लोग देख लिए व्हाट इज, देखिए हम लोग देख लिए कि भैया न्यूक्लियस तो डिवाइड कर गया, हम लोग क्या देखिए कि न्यूक्लियस डिवाइड कर गया है ना। लेकिन अब देखिए एक सेल में हम लोग क्या किए, सेल को ग्रोथ करवाए, डीएनए को डुप्लीकेट करवाए, सेल को चेक करवाए, फिर हम लोग प्रोफेस करवाए, मेटाफेस करवाए, एनाफेस करवाए, टेलोफेस करवाए। तो क्या देखने को मिला कि हमको 2 न्यूक्लियस तो मिल गया ना, 2 न्यूक्लियस एक सेल में। लेकिन क्या अभी सेल डिवाइड किया है? बिल्कुल नहीं किया। कैसे नहीं किया? क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं बाबू सेल डिवीजन। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? सेल डिवीजन। हम लोग न्यूक्लियस डिवीजन नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं सेल डिवीजन। मतलब अभी बस न्यूक्लियस डिवाइड किया है, सेल का डिवाइड होना बचा हुआ है। मतलब कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त, अभी कहानी बचा हुआ है। अब बताइए, न्यूक्लियस तो डिवाइड कर गया, अब क्या साइटोप्लाज्म को डिवाइड करना है आपको। मतलब कैरियोकाइनेसिस तो हो गया, बचा क्या? साइटोकाइनेसिस। अब वो बचा हुआ है आपका, वो करना है। अब उसके लिए क्या कीजिएगा, तो अगर आपको एनिमल सेल का डिवाइड करना है तो सेल प्लेट का तरीका को अपना दीजिए। अगर आपको एनिमल सेल का
सेल को एनिमल साइटोप्लाज्म को डिवाइड करना है तो सेल फ्लो को अपना दीजिए, अगर प्लांट सेल को करना है तो सेल प्लेट का अपना सेल प्लेट का तरीके को अपना दीजिए। इससे क्या होगा, तो आपका सेल डिवाइड कर जाएगा, क्योंकि जैसे साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा सेल डिवाइड हो गया, जैसे सेल डिवाइड हो गया चैप्टर खत्म हो गया। तो आज हम लोग क्या किया, आज हम लोग मेटाफेज को समझे, एनाफेज को समझे, टेलोफेज को समझे और सिग्निफिकेंस। देखिए सिग्निफिकेंस मतलब क्या बोले कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस, अगर मिटोसिस नहीं होगा, अगर मिटोसिस जैसा प्रोसेस नहीं होता तो क्या दिक्कत होता। ठीक है, तो क्या हम आगे बढ़ेंगे। आप देखिए सिंपल सी बात है, न्यूक्लियस डिवाइड हो गया तो अब क्या करना है, अब साइटोप्लाज्म को डिवाइड करना है। तो हम लोग देखेंगे साइटोप्लाज्म को डिवाइड करेंगे, फिर हम लोग मियोसिस को पढ़ेंगे, मियोसिस जो कि गैमेट्स में होता है, मियोसिस उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो मजा आ रहा है आप लोगों को पढ़ के, पक्का ना। क्योंकि लेक्चर 4 खत्म हो गया, कुछ होमवर्क है आप लोग भेज दीजिएगा हमको, फिर कल भी आके हम बताएंगे आप लोग को। ठीक है, तो आप लोग भी मैथ करते रहिए, पढ़ते रहिए, जम के मेहनत कीजिए। ठीक है ना, किसी को अपने लाइफ का अड़चन बनने मत दीजिए, जम के मेहनत कीजिए। ठीक है बाबू, तो आज के लिए इतना ही, आगे क्लास में धन्यवाद।